कि वाई अहमदाबाद। चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे ओलंपिक की बात कर रहे हो हम, चाहे गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो हमारे पास है, तो वाई अहमदाबाद। So Ahmedabad was formally announced as the host city of the Commonwealth Games 2030. તમે 2010 પછી એવી જગ્યાએથી તમે નીકળ્યા છો જ્યાં આપણી ઇમેજ ખરાબ થઈ અને 2030માં અમદાવાદ જ્યારે નિભાવે છે તો એ કેટલું પોઝિટિવ થિંકમાં અમદાવાદ વિચારી રહ્યો છે કે મારે આ પ્રૂવ કરીને બતાવવું છે કે પાસ્ટમાં જે પણ થયું છે 2030માં એ એવું થશે કે જેને દુનિયા પણ ના જોવે। कई लोग वो बोलते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम से रेसिडेंस प्रोजेक्ट को क्या फायदा, આમ આદમી કો ક્યાં ફાયદા? આપણે ગુજરાતી થઈને તે જો ખરેખર જે આપણી માટે સારું થઈ રહ્યું છે એમાં આપણે સપોર્ટ નહીં કરીએ તો આપણાથી વધારે મૂર્ખું કોણ? ચલો પોઝિટિવ નેરો બરાબર છે પણ ખોટી ખોટી નેગેટિવિટી ફેલાવવાનો શું मतलब છે? 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट लावू ये कोई नानी बात है? कॉमनवेल्थ की बात तो हम लोग अभी कर रहे हैं, एक्चुअली उनका विजन तो ओलंपिक 36। मैंने पिछले 2 सालों में ऐसा भी बहुत ज्यादा सुना है कि कई सारे प्रोजेक्ट होल्ड पे आ गए हैं। उस टाइम पे बिल्डर क्या करता है? आप जिसको मंदी कह रहे हो या आप जिसको स्लो डाउन कह रहे हो, मेरे संदर्भों में स्लो डाउन नहीं है। अगेन वाई, ऐसे भी बहुत सारे डेवलपर्स थे जो शायद इनका कोर बिजनेस ही यही नहीं था। अब उनको ना प्रोडक्ट का नॉलेज ना मार्केट का नॉलेज, ऐसे प्लेयर्स की इन्वेंट्री हो सकता है कि देयर इज अ स्लो डाउन। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कैपेसिटी नहीं है 3 बोर्ड चढ़ा देते हैं। Yes. दिस इज व्हाट ओवर ट्रेडिंग किल्स द मार्केट, किल्स द प्लेयर। एंड नाम जब चकता है पेपर में या मीडिया में तो बाकी वो इम्पैक्ट आता है बाकी के 99% लोगों को। जब भी मैं मेरी चैनल पे वीडियो डालता हूँ तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझे आते हैं कि आप स्लो डाउन बोल रहे हो तो प्राइस क्यों नहीं घट रही है? क्योंकि जो मेरा मिनिमल प्रॉफिट है वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अगर वो मैंने नहीं लिया तो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं स्टॉप कर दूंगा मेरा सेल्स पर प्राइस नहीं कम करूंगा। 2030 में ऐसी प्राइस बढ़ेगी जो अभी इन्वेस्ट करेगा बंदा तो 2030 में वो फायदा मिलेगा उसको। जैसे स्टेडियम्स बनना चालू होंगे, इंफ्रा डेवलपमेंट चालू होंगे, यहाँ पे सीमेंट स्टील की डिमांड बढ़ेगी एंड दैट विल इम्पैक्ट द जनरल ओवरऑल रेट्स ऑफ स्टील एंड सीमेंट का भाव बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, लैंड कॉस्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल सेल वैल्यू बढ़ना ही बढ़ना है। सो इफ समबडी इज थिंकिंग कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट आज करूं या 5 साल के बाद करूं, डोंट थिंक टुडे इज द बेस्ट टाइम। आज हमारे साथ हैं अहमदाबाद के लीडिंग रियल एस्टेट वॉइसेस जय पुरोहित, रवि बरोलिया और सारंग जैन। आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स और रियल एस्टेट के बारे में। तो सर अभी अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली है 2030 में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रियल एस्टेट में अब तक तो पिछले 1-2 साल बड़ी मंदी चल रही थी, तो आने वाले जो 5 साल है उसमें क्या बेनिफिट होगा रियल एस्टेट को? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो पहले आप बताइए। सो बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम जो है इट इज अ नेशनल इंटरनेशनल लेवल इवेंट, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी सेक्टर में कोई भी एरिया में अगर रियल एस्टेट का बूम चाहिए देन देयर हैज टू बी एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट। चाहे वो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, फॉर एग्जांपल रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी मेट्रो लाइन्स है, या फिर अदर कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें हो सकती है। नाउ व्हेन द कॉमनवेल्थ गेम्स कम्स, नए नए स्टेडियम्स बनने वाले हैं, लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विल कम, तो उसकी वजह से जो हॉस्पिटैलिटी में नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, उनके लिए होटल्स बनेंगे, उनके लिए नए नए फैसिलिटीज बनेंगे, ये सारी चीजों की आने की वजह से वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें डेफिनेटली रियल एस्टेट में बढ़ोतरी होगी, उसमें बूम आएगा ही। आपका क्या कहना है? हाँ मतलब ऑब्वियसली मेरा मानना भी यही है कि कॉमनवेल्थ आएगा, सी इट्स अ लाइक ही सेड इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट। अब इवेंट तो है प्रोबेबली फॉर 2 वीक्स 4 वीक्स मैक्सिमम, बट वो इवेंट के लिए अब उसको मैं पर्सनली 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक कि जो अहमदाबाद से बाहर के लोग हैं उनके लिए वो वही 2 या 4 हफ्ते की इवेंट है, बट फॉर अहमदाबादीज दैट इवेंट हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। द प्लानिंग ऑफ इंफ्रा या ये सारी चीजें हैं, मेट्रो का अगर एक्सटेंशन होगा, रिवर फ्रंट के लिए जो डेवलपमेंट होगा, स्टेडियम्स बनने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि अहमदाबाद इज गोइंग टू बी नेक्स्ट स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजों की वजह से इट इज गोइंग टू प्ले एज अ कैटलिस्ट, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अहमदाबाद, गांधीनगर या अपना गिफ्ट सिटी या ट्राई सिटी कंसेप्ट वो आज भी विदाउट कॉमनवेल्थ भी अच्छा चल ही रहा है, बट उसकी वजह से डेफिनेटली एक पुश, एक बूम मिलेगा।
आई थिंक आई रियली अग्री विद रवि. कोई भी शहर जब बसता है तो एक डेवलप रोड रास्ते बनते, एक डेवलपर आता है, बिल्डिंग बनाता है, वो बिल्डिंग बेचता है, लोग उसमें बचते हैं. द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद इंडिया एज अ कंट्री हैज ऑलवेज बीन कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों की एंटीसिपेशन है उसके करीब नहीं रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है जब कॉमनवेल्थ के स्तर का कोई इवेंट हमारे सिटी को होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, a lot of corrections that are pending around the infrastructural development is going to improve. जिससे बट नेचुरल है कि जो लोकेशंस इसको सराउंड करती हुई हो, मीनिंग ट्रांसपोर्ट हब है जहाँ पे मेट्रो जा रही है, जैसे इन्होंने बताया रिवर फ्रंट जा रहा है, वो सारी लोकेशंस डे टू डे बेसिस पे कम्यूट करने की वजह से एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करेगी, लाइक ही वेरी वेल सेड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगी और बहुत अच्छा पोटेंशियल रिटर्न देने का स्कोप दिखता है यहाँ पे. ओके चलो कॉमनवेल्थ की बात बाद में करते हैं कि अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट क्या चल रहा है रिसेंटली, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सो ऐसा देखिए, गांधीनगर और अहमदाबाद में ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ही स्लो चल रहा है या स्टॉप हो चुका है. पीपल आर कमिंग. दिवाली के बाद तो एवरी डेवलपर ही सही कि विजिट्स बढ़ने लगी है, बुकिंग्स भी होने लगे हैं, पीपल हैव स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और वापस रियल एस्टेट में आ रहे हैं. सो मार्केट ग्रो होना शुरू हो चुका है. जो पिछले 1 साल में या 1.5 साल में लोग बोल रहे थे कि इट इज अ स्टैग्नेंट मार्केट, जो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है. बट ऑब्वियसली रियल एस्टेट इज नॉट दैट काइंड ऑफ मार्केट जो रातों रात चेंज हो जाएगा. इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम टू स्लो डाउन. इट टेक्स टाइम टू ग्रो अगेन. सो एज अ डेवलपर जब मैं गांधीनगर में प्रोजेक्ट रख रहा हूँ, मेरे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आई थिंक मार्केट इज गुड राइट नाउ. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सेल्स नहीं हो रहा है. इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड मार्केट एंड स्लोली इट विल गेट बेटर, ऐसा मुझे लग रहा है 2020. अभी इन्वेस्टर बेस्ड मार्केट है या अभी जो कस्टमर आ रहे हैं वॉकिंग पे, सबसे ज्यादा अभी इन्वेस्टर आई थिंक पिछले 1-2 साल में इन्वेस्टर अभी थोड़े पीछे हुए हैं. आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारे 4 या 5 प्रोजेक्ट अगर गांधीनगर में चल रहे हैं, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट. और सारे के सारे जो प्रोडक्ट है, हमारी जो फोकस रहती है, इट इज फॉर क्रिएटिंग फॉर एंड यूजर्स. हमारा फोकस ये नहीं रहता कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और विद इन 6 मंथ्स इन्वेस्टर को लाके और पूरा यू सेल और फिर वही इनकी साइकिल चलती रहे. अवर मेजर फोकस इज फॉर एंड यूजर. सो मैं अपनी खुद की पर्सनली बात करूं तो मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज हार्डली 10 to 15%. तो वो पहले भी वही साइकिल थी, आज भी शायद उसमें 2-5% का प्लस या माइनस हो सकता है, बट उससे ज्यादा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है. बिकॉज अवर प्रोडक्ट इज एंड यूजर सेंट्रिक, दैट्स वाई. तो मुझे पर्सनली इतना कुछ ऐसा सच दिखा नहीं है कि एंड यूजर्स ज्यादा आ गए या इन्वेस्टर्स चले गए. मेरे प्रोजेक्ट में एटलीस्ट नहीं हुआ है. आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान बहुत तेज भागता है ना तो 2 मिनट सांस लेता है. ये मेरा जनरल ओपिनियन है. और सांस किस लिए लेता है इंसान? तो वापस एक नई लंबी दौड़ करने के लिए. सो रियल एस्टेट हैज ऑलवेज बीन अराउंड द फैक्ट कि आप भारतवर्ष में रहते हैं जहां पे आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, ऐसा हम मान के चलते हैं. और एक मिडिल क्लास आदमी लाइफ में एक बार घर बनाता है ना. 35 साल की उम्र तक उसका मार्जिन मनी इकट्ठा करेगा, 25 साल उसका इंस्टॉलमेंट भरेगा, तब जाके एक घर बनता है, राइट. तो अगर आप हम उस समय से गुजरे हुए लोग हैं जो 2020 में हमने कोविड की वजह से जो मार्केट में लोगों को ऐसा लगा था कि स्लो डाउन आएगा, तब सबको एकदम शॉकिंग आउटपुट ये दिखा कि भाई ये तो मार्केट बूस्ट हो रहा है. उस वक्त लोगों को घर की इमरजेंसी क्रिएट हुई. सो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज मेड अहेड ऑफ टाइम, राइट, एट अ वेरी ग्रेट स्पीड. तो लोगों ने अगर 1 आध साल 6 महीना सांस ले लिया तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस ऑल डेवलपर्स हैव बिल्ट और आर बिल्डिंग हैव ऑलरेडी सोल्ड द प्रोडक्ट्स. अब लाइक एनी अदर बिजनेस, रियल एस्टेट इज ऑल्सो साइक्लिकल बिजनेस. Exactly, साइकिल होती है. फॉर एग्जाम्पल 3-4 साल साइकिल अप थी, तो 1 आध साल बीच में अगर साइकिल स्लो होती है, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि नेचुरल ईच एंड एवरी प्रोडक्ट में स्लो डाउन है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक लेवल से ज्यादा अगर कॉस्ट अगर ज्यादा है किसी एक प्रोडक्ट का, तो उसमें ऑब्वियसली द नंबर ऑफ बायर्स आर गोइंग टू बी लेस. तो उसमें हो सकता है कि देयर इज स्लो डाउन. बट जो रेगुलर प्रोडक्ट है या फिर अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जो आफ्टर डूइंग मच रिसर्च या आपने एक सर्वे करके अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें आपको फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं. भाई अभी तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि देखो आप
अभी तक जितने भी मार्केट चल रहे हैं रियल एस्टेट के अलावा भी स्टॉक मार्केट देख लीजिए या फॉरेक्स हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, कमोडिटीज हो, कुछ भी हो। commodity, कुछ भी हो, अभी थोड़ा स्लो डाउन चल गया। मुझे भी लगता है कई बार कि उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट। तो अभी मुझे ये जानना है कि मेरे दो सवाल है। हम गांधीनगर और अहमदाबाद के बारे में बात करें और गिफ्ट सिटी, तो अब अपने जो दो सेगमेंट है, एक प्रीमियम सेगमेंट और एक मिड सेगमेंट, सबसे ज्यादा पिछले 2 सालों में हमको तेजी कहाँ पे दिखी, और अगर मंदी दिखी तो उन दोनों में से कौन से सेगमेंट में ज्यादा दिखी? I think the fastest selling product in last 1.5-2 years was premium segment in my opinion. And like I said, I think this is also because I'm backing my last statement, जहाँ पे मैंने बताया कि जो एक मिडिल क्लास सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कोविड के टाइम में ज्यादा बड़े घर के डिजायर फुलफिल कर लिए। जो प्रीमियम सेगमेंट मार्केट में बाहर था, वो सेगमेंट आज की डेट में खरीद ही रहा है। आप जिसको मंदी कह रहे हो या आप जिसको स्लो डाउन कह रहे हो, मेरे संदर्भों में स्लो डाउन नहीं है। अगेन वाई कि आप अगर पहले 2 फ्लैट बिक रहे थे तो आज 1 बिक रहा है, तो आप ये भी तो देखो कि 2 फ्लैट की साइज और आज की 1 फ्लैट की साइज में डबल का फर्क है। सो दिस इज माई ओपिनियन। आई थिंक इन लास्ट 1.5 years what we've sold more than anything else is luxury segment. This is my personal take. आप देखो, मेरी तो डेफिनेशन में सिंपल क्लियर है कि पहले की तुलना में द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर मोर, और एक ये जो कोविड के बाद एक जो पुश आया ना मार्केट में, तो ऑब्वियसली सबके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड अगर मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो वो पुश में मुझे भी ऐसा लगा कि यार मार्केट इज रियली गुड, तो मैं 2 के 4 प्रोजेक्ट्स लेके आया। ठीक है। अब क्योंकि वी हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस सिंस लास्ट 35 years, तो हमें पता है कि अब ये 4 का 8 या 8 का 16 नहीं करना चाहिए जब तक आपका एक बैंडविड्थ होता है किसी भी डेवलपर का। अब ये हो गया एक्सपीरियंस प्लेयर की बात। बट हमें देख के ऐसे भी बहुत सारे डेवलपर्स थे जो शायद इनका कोर बिजनेस ही यही नहीं था, जो मार्केट में नए एंटर हुए। अब उनको ना प्रोडक्ट का नॉलेज ना मार्केट का नॉलेज, उनको ऐसा था कि बहुत अच्छा चल रहा है तो लेट्स गो विद द फ्लो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे मार्केट काम नहीं करता है, समझिए। तो ऐसे जो प्लेयर्स आए जिन्होंने ना कोई स्टडी किया, ना प्रोडक्ट का कोई नॉलेज, ना सेल्स का कोई नॉलेज, रियल एस्टेट के अंदर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, ऐसे प्लेयर्स की इन्वेंट्री हो सकता है कि देयर इज अ स्लो डाउन। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में लाइक कि आपके पास 2 BHK फ्लैट्स है। वी हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि लाइक 2 BHK अपने मिड सेगमेंट में आता है, प्रीमियम सेगमेंट 3 and 4 BHK, राइट। हम ऐसा काउंट कर सकते हैं। तो पिछले 2 सालों में मुझे ये जानना है कि 2 BHK की डिमांड बढ़ी है या 3 BHK की बढ़ी है? ऐसा इसका मैं बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जैसे इन्होंने बताया कि कुछ आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई, राइट, फ्रॉम न्यू बी डेवलपर्स जिनको डेवलपर बनना है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीमियम सेगमेंट एंड मिडिल सेगमेंट, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सो प्रीमियम सेगमेंट लिखने से नहीं होता है। आज एनीबडी कैन राइट ऑन होर्डिंग के भाई BHK प्रीमियम अपार्टमेंट्स, पर प्रीमियम शब्द का अब वो मीनिंग नहीं रहा है। व्हाट इज प्रीमियम एक्चुअली? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका लोकेशन अच्छा है कि नहीं है, डू यू हैव अ यूनिक डिजाइन, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, योर आर्किटेक्ट्स, योर कॉन्ट्रैक्टर्स, वेदर दे हैव अ गुड ब्रांड नेम और नॉट, प्लस आपका खुद का लेगेसी है कि नहीं। आज कोई भी नया डेवलपर आके प्रीमियम प्रोजेक्ट पहला नहीं बना सकता है, उसको चालू करना पड़ेगा मिडिल सेगमेंट से या अफोर्डेबल सेगमेंट से। जब वो 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा ना, तब लोग बोलेंगे कि भाई ये प्रीमियम क्वालिटी डेवलपर है, इसने अच्छा प्रोडक्ट दिया, जो कमिटमेंट दिया था वो डिलीवर किया, देन यू बिकम अ प्रीमियम डेवलपर। अब जैसे कि हम 3-4 BHK की बात करते हैं, सो नाउ इट इज अ प्रीमियम सेगमेंट, बट उसके फ्लैट्स भी कम है। अगर डिमांड कम है तो उसकी डिलीवरी भी कम है सामने, जो डिमांड सप्लाई रेशियो है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 1-2 BHK, 3 BHK दोनों में आता है, अफोर्डेबल में आएगा, मिडिल आगे मतलब। बट अगर 1-2 BHK 3 BHK की हम बात करते हैं, तो वहां पे बहुत सारा सप्लाई है, और जो इनिशियल लोग हैं, जो 25 साल 30 साल के लोग हैं, जो पहला घर ले रहे हैं, वो 4 BHK लेने वाले कम है। वो लोग ऐसा है कि जो 2 या 3 BHK ले रहे हैं। प्लस अगेन, रियल एस्टेट मार्केट, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज नो सच थिंग एज रियल एस्टेट मार्केट। एवरी बिल्डर
एवरी प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट होता है, अगर आज स्टॉक मार्केट चला तो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक बढ़े, कोई स्टॉक डाउन भी गया है। तो अगर इसी एरिया में अगर 50 प्रोजेक्ट है तो शायद मेरा प्रोजेक्ट बिक सकता है, बाजू वाले का नहीं बिक रहा है। रीजन, वो मार्केटिंग अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी सेल्स टीम अच्छा नहीं है, वो साइड पे कोई हाजिर नहीं है, उनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं है। देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर नॉट हैविंग अ गुड सेल, बट यू हैव टू चेक ऑल द 100 बॉक्सेस टू हैव द गुड सेल्स। सो मेरा ये मानना है। I'm with you. What I'm trying to say is कि when he says that आपको ये वजन देना पड़ेगा कि आप फंडामेंटली कौन से मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट की जो बात है, मार्केट जैसा कुछ नहीं है, कहाँ पे क्या नीड है और आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, उससे आपका सेल डिसाइड होता है। एपेटाइट होनी चाहिए बस सिंपल है कि आपका जो क्वेश्चन है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, तो ट्रेंड यही 2 या 3 चीजों का चल रहा है। एक तो है लाइफस्टाइल, लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। अब फिर चाहे वो 2 BHK हो, 3 BHK हो या 4 BHK हो, दैट डजंट मैटर। 2 BHK वालों को भी ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं अफोर्डेबल हूं तो मुझे कुछ अच्छी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए। दूसरा है क्वालिटी, और तीसरी है ब्रांड वैल्यू, कि मैं किस ब्रांड के साथ जुड़ रहा हूं। अब फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट सिटी में 2 BHK और गांधीनगर या अहमदाबाद के किसी अफोर्डेबल मार्केट में 2 BHK। अब गिफ्ट सिटी वाले 2 BHK को आप अफोर्डेबल की डेफिनेशन में नहीं ला सकते, बिकॉज द कॉस्टिंग इज ऑलमोस्ट एज गुड एज 3 BHK इन गांधीनगर, समझिए। तो वो अफोर्डेबल नहीं है, बट दैट दोज पीपल हैव चूजन अ लाइफस्टाइल कि भाई नहीं, मुझे रहना है, भले ही मैं 2 BHK चूज करूंगा, बट आई वांट अ प्रीमियम लाइफस्टाइल। घर की साइज से फर्क नहीं पड़ता, साइज से फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ऐसा कहते हैं, काफी बार कस्टमर्स पूछते हैं कि ये कैसे प्रीमियम है, तो इट इज द लाइफस्टाइल दैट कम्स विद। आप कोई भी 5x7 का 4x6 का बाथरूम बना लो, वही बाथरूम 5 लाख का भी बनेगा, 50 का भी बनेगा, 5 करोड़ का भी बनेगा, और तीनों में से किसी बाथरूम में हीरे का नल नहीं लगेगा। नहीं, ये तीनों, मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं। ये आपको प्रोडक्ट, अगर आपने राइट गैप आइडेंटिफाई किया है तो प्रोडक्ट बिकेगा, बस बात इतनी है। हमारा मानना ये कि आपने जो पूछा, मैंने जो सेगमेंट में काम किया है इन लास्ट 3 or 4-5 years has generally been on the premium side of things। इन्होंने जैसे बोला गिफ्ट सिटी में आज जो गांधीनगर में 3 बेडरूम, मैं अगर गांधीनगर में जो भाव पे 4 बेडरूम बिक रहा है, उस भाव में गिफ्ट सिटी में 2 बेडरूम बिक रहा है। पॉसिबल, सेगमेंट अलग है, पर ले रहे हैं लोग, वहां पे भी ले रहे हैं, यहाँ पे भी ले रहे हैं। सो पीपल आर चूजिंग लाइफस्टाइल, ये एक फैक्टर है। मतलब कि वो तो समझ गए मैं, बट हमारे संदर्भ में इन शॉर्ट हम लोग को मंदी ही दिख रही है। नहीं, मंदी की बात नहीं कर रहा पर इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ कि अभी 3M 4 BHK चल रहे हैं, राइट? अभी लाइफस्टाइल ऑलवेज बी हायर फॉर मिडिल सेगमेंट, बिकॉज जैसे उन्होंने हाँ, वही बताया बात। मोस्ट ऑफ द बायर्स इन इंडिया आर लिविंग इन अ मिडिल सेगमेंट फैमिली। आप समझिए इंडिया के अंदर एवरेज सैलरी क्या है आज? इट्स नॉट मोर देन 20,000 एवरेज सैलरी। मैं हाईएस्ट के लोएस्ट सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम वेज इज 10,000। तो अब जहां पे जिस कंट्री में 20-25,000 इज एन एवरेज सैलरी, वहां पे अगर आप एक इनिशियल डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आप एक स्केल अप करना चाहते हैं, यू हैव टू टारगेट मिडिल सेगमेंट, और वही मकान बनाने पड़ेंगे। प्रीमियम इज ओनली फॉर दोज पीपल, जैसे उन्होंने बताया, अपग्रेड देयर लाइफस्टाइल एंड लिमिटेड काम कर। और समझिए कि सबका अपना अपना एक फोर्टे होता है। अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि भाई 80-85% डिमांड ही ऐसी है कि भाई जिनको अफोर्डेबल घर चाहिए, तो सामने 90-95% प्रोजेक्ट्स भी ऐसे होंगे कि जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, तो वहां पे ऑब्वियसली कंपटीशन भी इतना हाई होगा। तो आप इसका मतलब ये जज नहीं कर सकते कि प्रीमियम नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रीमियम के प्रोजेक्ट्स भी कम होंगे, वो बनाने वाले डेवलपर भी ऐसे होंगे अच्छे, तो शायद हो सकता है कि जो अफोर्डेबल में नहीं बिक रहा है प्रीमियम में बिक भी रहा हो। वही मैं बताना चाह रहा था कि जितने भी पिछले 1 साल में जितने भी अगर फ्लैट बिके हैं, अच्छे बिके हैं, तो वो प्रीमियम सेगमेंट में बिके, ऐसा मुझे लगा है। ये मुझे भी ऐसा फील हुआ पर्सनली। ये मिड सेगमेंट में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ा है। और दूसरी अदर सिटी में मिड सेगमेंट में थोड़ा ज्यादा ट्रेंड में आया है। रीजन की वहां पे थोड़ी जो ऑडियंस है वो सैलराइज है, तो उसकी वजह से। दूसरा क्या होता है कि डेवलपर्स जब प्रोजेक्ट रखता है ना, तो वो काफी डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो रिस्क लेके ऐसा बोलते हैं कि मैं ये रखूंगा और मेरा बिकेगा, आई डोंट माइंड, बिकॉज मेरा ब्रांड वैल्यू है और मुझे कॉन्फिडेंस है ये चीज बिकेगी। बट 90% डेवलपर क्या करते हैं, मार्केट सर्वे करके मार्केट में क्या चल रहा है हम वही बनाएंगे। अगर किसी एरिया में 4,000 रुपीज स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है एवरेज, तो वहां पे कोई प्रीमियम बना के 5,000 वाला लिस्ट नहीं लेगा। वो कौन लेगा? जिसका ब्रांड वैल्यू है, जो कॉन्फिडेंट है मैं बेच पाऊंगा। नॉर्मल लोग 4,000 वाला ही बनाएंगे, और जब 4,000 वाला बनाने जाएंगे
तो आप यू कैन नॉट प्रोवाइड प्रीमियम क्वालिटी, आपको अफोर्डेबल या मिड क्वालिटी ही देना पड़ेगा। कट थ्रोट मार्केट्स में काम कर रहे हो, बोले मैंने 4,000 में नहीं दिया, मैंने 4,000 बोला तो बाजू वाला 3900 में दे देगा, कर देगा। सही। नहीं, कट थ्रोट अफोर्डेबल मार्केट में नाउ दैट इज द फाइट यू वांट टू पिक। आप वो वाली रिलेटिवली डिफिकल्ट सेल वाली मार्केट में जाना चाहते हैं या आप सेफ्टी प्ले करना है, दैट इज ऑल अ मैटर ऑफ ओपिनियन। सो एवरी डेवलपर का माइंडसेट डिफरेंट होता है, कोई ऐसा रूल बुक नहीं है कि यही करना है यही बिकेगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो मान लो कि ऐसे टाइम पे मैंने पिछले 2 सालों में ऐसा भी बहुत ज्यादा सुना है कि कई सारे प्रोजेक्ट होल्ड पे आ गए हैं। उस टाइम पे बिल्डर क्या करता है, लाइक कि न्यूज़पेपर एंड आप सब भी जानते हैं, तो उस टाइम पे अगर मान लो कि बिल्डर जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, उस टाइम पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, अगर मार्केट स्लो है, अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन पूछना ही बेकार है, लेकिन हुआ है तो उस टाइम पे बिल्डर की क्या मनोस्थिति होती है, उनकी सिचुएशन क्या होती है, मुझे वो जाननी है। रवि भाई ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स जो बन जाते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनका लेगेसी नहीं, उनको पता नहीं है कैसे प्रोजेक्ट करना है ना। आप जिस बात कर रहे हैं हैंडल कैसे करते हो? सो बेसिकली हम हैंडल, हमारा अभी तक भगवान की कृपा से ऐसा मूड आया नहीं है, बट द थिंग आई हैव सीन इन द मार्केट, सो जो डेवलपर्स खुद ध्यान नहीं देते हैं, जिनको ऐसा कैलकुलेशन करना नहीं आता है कि लैंड वैल्यू प्लस कंस्ट्रक्शन वैल्यू प्लस प्रॉफिट बनती, मुझे क्या रेट पे बेचना है, मुझे क्या क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देना है, अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, मार्केटिंग कैसे करनी है। सी लॉट ऑफ डेवलपर्स यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो मार्केटिंग में पैसा नहीं डालते हैं। वो कंस्ट्रक्शन, वो जिसको पता होता है कि 2 या 3% मार्केटिंग कॉस्ट रखनी है, वो बोलेंगे पेपर में ऐड देने से थोड़ी ना फ्लैट बिक जाएगा या ऑनलाइन ऐड देने से थोड़ी ना फ्लैट बिक जाएगा। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट मार्केटिंग, यू हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग दैट बज़। जब तक लोग आपके साइट पे आएंगे नहीं, माल बिकेगा नहीं। अब होता क्या है, इनिशियल सेल्स इन्वेस्टर को कर दिया, रियल सेल्स करना आता नहीं है, प्रोजेक्ट खत्म होने को आया है, पैसा बचा नहीं है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बढ़ चुका है, इंटरेस्ट पे हार्डली हो रहा है, ऐसे केस में बिल्डर को स्लो डाउन करना पड़ता है। वो फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, बट अब जो काम 1 महीने में हो रहा है वो 4 महीने में हो रहा है, प्रोजेक्ट डिले होता जा रहा है। सो ये हो जाता है, एंड अनलेस अंटिल डेवलपर स्टार्ट्स टू सेल द पेंडिंग इन्वेंटरीज, वो काम खत्म नहीं कर सकता है। एंड टू ऐड मोर टू इट, रियल एस्टेट बिजनेस ना पहले ऐसा था कि ठेकेदारी वाला काम था। जब मेरे दादा ने, मेरे पापा ने शुरू किया कि जमीन खरीदो, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढो, लेबर से लाओ, खुदवाओ, काम करवाओ, बनाओ, बेचो, इट वाज रिलेटिवली हार्ड। व्हाट हैज आल्सो हैपेंड ओवर द लास्ट 10 years मोर लाइक, जब हमारी जनरेशन इस प्ले में आई तो हमारा काम ना क्यूरेटर्स वाला ज्यादा हो गया। हमने एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर को पकड़ा, एक आर्किटेक्ट को पकड़ा, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, एनी MEPL कंसल्टेंट को पकड़ा। हमको खाली उन सबकी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी है। टू एड टू दैट पॉइंट, पहला क्यों होता कि हमारा दादा, हमारा पप्पा जયારે व्यापार करता था, when they were into construction, it was more of a ઠેકેદારી બિઝનેસ. ખાટલો પર બેસીને માલ વેચવાનો હતો અને બાજુમાં લેબર લાવવાની, એના જોડે ખાડો खोदवानो, और यही लोग जनरली इसी फंडामेंटल से काम करते थे। अब आज के पॉइंट पे लास्ट 5-10 years what has also happened is we as developers have evolved and become more of curators. Our job is to identify consultants, कौन बेस्ट आर्किटेक्ट है, कौन बेस्ट MEPF कंसल्टेंट है, कौन बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है, ऑल ऑफ दैट, और हम उनको डायरेक्शन देते थे। पर इस टाइम पे क्या हो रहा है, लोग खाली क्यूरेट करने में रह जा रहे हैं। गलती कहाँ पे होती है कि रियल एस्टेट को अब एक फाइनेंशियल एनालिसिस के स्टैंड पॉइंट से देखना लोग भूल जा रहे हैं। हमारा बिजनेस आज के पॉइंट पे हैज रियली बिकम अबाउट कैश फ्लो। अगर आप वो चीज ने नेल कर दिया ना आपने उस चीज को, तो आई डोंट सी अ चैलेंज हैपनिंग। एंड मैं एक और बात बोलूंगा कि आपने से बताया कि हाल फिलहाल में इधर उधर कोई 2-4 चीजें हुई, तो मेरा ये भी मानना है कि आई एम समबडी विल स्पीक द ट्रूथ। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है, ये पहले हुआ ही है। इट इज जस्ट दैट आवर ऑडियंसेस, आवर बायर्स, आवर कस्टमर्स हैव बिकम मोर लर्नेड। आज उन सारी चीजों को वेटेज भी ज्यादा मिल रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि वो इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि आज गवर्निंग बॉडीज भी अच्छे से काम कर रही है। दैट इज ऑल्सो द रियलिटी। सो आई डोंट सी देयर इज एनीथिंग टू रियली वरी अबाउट, इन माई ओपिनियन। पहले भी होता था ना, राइट। ये तो इक्का दुक्का आज सोशल मीडिया के जमाने में आपको पता चलता है क्योंकि गवर्निंग बॉडी इन्वॉल्व हुई है। अगर वो नहीं होती तो आपको वो भी पता चलता है। और इट इज अ गुड थिंग ओनली।
कोई भी जानबूझ के करना नहीं चाहता है। अगर परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि भाई अभी कुछ भी, जब भी अभी कोविड के टाइम हम क्या ही कर सकते हैं, राइट, ऐसे टाइम पे बन सकते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है एज अ एंटरप्रेन्योर, आप बिल्डर्स हो तो आपको पेमेंट भी करनी होती है, आपको वो सब, तो उसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बिजनेस की साइकिल जो है ना, वो जिसको मैनेज करना आ गया ना, वो गेम में जीतेगा, सिंपल है। और 98-99% लोग ये करते ही है मैनेज। अब जो 1 to 2% जो केस है, उसमें शायद मेरे हिसाब से ये होता होगा कि एक तो रियल एस्टेट की जो गेम है, इट इज 100% इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक, इवन फॉर अ डेवलपर। अब अगर मैं ये सोचूं कि एक मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, लैंड का भी अगर मुझे पेमेंट मेरे सेल्स में से अगर निकालना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का भी मुझे पूरा उस सेल्स में से निकालना है, और मेरे खुद का जो मेरा भी इन्वेस्टमेंट एज ए डेवलपर, वो लैंड वैल्यू का अगर 5-10% भी नहीं है, ओके, तो रिस्क। और अगर उस सेंटीमेंट्स में आके अगर मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है, राइट, तो शायद हो सकता है कि वो साइकिल निकल जाए, राइट, बट एवरी टाइम इट इज गोइंग टू हैपन। वो तो ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकता। बिगर रिस्क बिगर रिवॉर्ड। और ऑब्वियसली हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अब एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल, उसके बाद तीसरी साइकिल, अगर ऐसी 3-4 साइकिल में अगर कोई फंस गया है, ओके, वो इज प्रोबेबली अ न्यूबी। और अगर उसका ऐसा है कि मुझे भाई नेक्स्ट धीरू भाई अंबानी बनना है, राइट, हाथ में कुछ नहीं है और बनना है धीरू भाई अंबानी, तो फिर वो डिफिकल्टी आ सकती है उस फाइनेंशियल स्ट्रेस में। उसके बाद फिर जो डिसीजंस होते हैं ना, एक डिसीजन के बाद दूसरा डिसीजन, तो वो हमेशा रॉन्ग ही होता है। टू एड टू दैट पॉइंट, जैसे रियल एस्टेट है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन मेक ओवरनाइट, राइट। अगर आज एक प्रोजेक्ट है, मैं बोलूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 3 साल में खत्म हो जाएगा, नॉर्मल लोगों को लगेगा 3 साल में खत्म हो रहा है, बट द एक्चुअल साइकिल जो फिलो बोलते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट की साइकिल होती है ना, वो 1 साल पहले फर्स्ट इन होता है जब मैं लैंड का टोकन देता हूं, फिर 1 साल मुझे लगता है क्लियरेंसेस के लिए, फिर मेरा काम शुरू होता है 3 साल चलता है, फिर मेरी इन्वेंट्री, पेंडिंग इन्वेंट्री सेल करने में 1 साल और लगता है, और लास्ट पैसा, मतलब लास्ट फ्लैट का लास्ट सेल डीड करके लास्ट चेक जो मुझे मिलता है, वो साइकिल हो जाती है करीबन 6 to 7 years। अब जो नया बंदा है ना, वो इतना पेशेंस ही नहीं लेके आ रहा है कि जो 6 साल वेट कर सके। उसको ऐसा है मैंने आज 1 करोड़ डाले, कल मैं 1.5 करोड़ लेके निकल जाऊं। वो पॉसिबल नहीं है रियल एस्टेट गेम में, और तब जाके ये लोग फंसते हैं। और हमारे एक मेंटर थे, उन्होंने बोला कि व्हेन यू ओवर ट्रेड, तब आपकी गेम खत्म है। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कैपेसिटी नहीं है, 3 बोर्ड चढ़ा देते हैं। दिस इज व्हाट ओवर ट्रेडिंग किल्स द मार्केट, किल्स द प्लेयर एंड किल्स द मार्केट। और फिर वो नाम जब चकता है पेपर में या मीडिया में, तो बाकी वो इम्पैक्ट आता है बाकी के 99% लोगों पे। ठीक है, पॉजिटिविटी इज अ गुड थिंग, समझो, Right. बट फिर ओवर ऑप्टिमिज्म और सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा और आपका कुछ बैकअप प्लान ही नहीं है, देयर इज नो प्लान बी, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी। कभी ऐसा आपने बताया जब मार्केट में मार्केटिंग करते हो, फैक्ट, मतलब फैक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ आंकड़े दिखाने पड़ते हैं, तो मार्केटिंग में आपका क्या कहना है? आप ऐसा दिखाते हो? ऑनेस्ट आंसर, मतलब किस टाइप के आंकड़े? फ्लैट हम इतनी सोल्ड हो गए, इतनी इन्वेंट्री सेल हुई, इतनी अमाउंट ऑफ 200 करोड़ का माल बेच गए करके बताया। हाँ। फर्क पड़ता है, अगर बताते हैं तो फर्क पड़ता है। सेल्स इज अ साइकोलॉजिकल गेम, ठीक है, एंड इट हैज टू बी देयर। अब क्या होता है, कई बार हम लोग एक्सेजरेट 50% 60% नहीं कर सकते। यू कैन एक्सेजरेट कि आपने 50 फ्लैट बेचे, आप बोलो 60 बिक गए हैं, या फिर पर्टिकुलर लाइन में 4-10 फ्लैट है, उसमें से 5 बिक गए। ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड सेल्स गिमिक्स, वो करनी पड़ती है, एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आर डूइंग इट। काफी बार क्या, अब नाउ देयर इज रेरा, ठीक है, अब रेरा में क्या होता है, एवरी क्वार्टर वी हैव टू फाइल के क्या फ्लैट बिका, कौन सा नहीं बिका। तो कुछ स्कैन वगैरह भी कुछ आया है, मैंने ऐसा न्यूज में देखा। सो वो तो मार्केटिंग वाला पार्ट है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई आज रेरा की वेबसाइट पे जाएगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरे 85 फ्लैट्स बिक गए, कोई रेरा की वेबसाइट पे जाएगा तो उसको 50-60 फ्लैट ही दिख रहा है। देयर आर अदर 25 फ्लैट जो मेरे बिक चुके हैं, बट उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, या मैंने उसको फॉर एग्जाम्पल बार्टर में किसी को दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। बट मेरे ऑन पेपर 85 बिक जाएगा, लोगों को क्या लगेगा, आपके 60 बिके, आप बोल रहे हो 85 बिक गया। सो समटाइम्स देयर इज अ ग्रे एरिया जो एक्चुअल कंज्यूमर्स को पता नहीं होता है, और उनको ऐसा लगता है कि हमने फ्लैट दबा के रखा हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है। ऑन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग होती है। हम सब जानते हैं, हम हर सब project डेवलपर के माल बेचे और बेच रहे। सो बात कहीं पे भी झूठ बोल के बेचने की है ही नहीं, पर कोई बच्चा होता है, झूठ की बात नहीं, नहीं, marketing strategy है, स्ट्रेटेजी है, पर मैं तो- स्ट्रेटेजी की बात, सॉरी, मैं पॉइंट भी
कि कोई बच्चा होता है, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, कोई बच्चा होता है, उसको अगर आप किसी चॉकलेट की दुकान में लेके जाओगे और 6 चॉकलेट सामने रख दोगे तो वो नहीं डिसाइड कर पाएगा आप क्या उसको क्या लेना है। तो लेट्स से योर कस्टमर, यू आर द शॉप एंड योर कस्टमर इज समबडी who's come to buy and you are giving him 10 options, तो मुझे लगता है कि वो कंक्लूजन पे ही नहीं पहुंच पाएगा। यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट, यू हैव, ऐसा नहीं कि उसको जो चाहिए उसे नहीं मिलेगा। पॉइंट इज कि आपको दिख गया है कि इसको यही चाहिए, तो उस कस्टमर को वही चीज प्रोड्यूस करो, आप दूसरी 4 चीजें मत पॉइंट बताओ। पे लाना पड़ेगा। उस पॉइंट पे लाना पड़ेगा। बाकी डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन है कि इंसान ओवर थिंक करने में ही रह जाता है। काफी बार ऐसा होता है और हमने देखा है, हमारे पास कितने कस्टमर ऐसे आते हैं कि यार आपने तब बोला था, हमने 50 लाख में ले लिया होता तो आज 1 करोड़ में नहीं लेना पड़ता। सही बात। और वो हर बार बोलते हैं। और हर बार ही बोलते हैं रियल एस्टेट आज ગયે ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય કે રિયલ એસ્ટેટ ગઈકાલે સસ્તું હતું અને આવતીકાલે હજી મોંઘું થવાનું છે, એટલે આજે લઈ લેવું. The best time to buy was 10 years ago. The second best time is today. So वो कस्टमर को ना बोलना पड़े उसके लिए ये चीज होती है। मेरा फंडामेंटल मानना ये है। देखिए एक क्वेश्चन है, अभी थोड़ा स्लो डाउन वगैरह की बातें हम कर ही रहे हैं। एक जब भी मैं मेरी चैनल पे वीडियो डालता हूँ तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझे आता है कि आप स्लो डाउन बोल रहे हो, तो प्राइस तो घट रही नहीं रही है, प्राइस क्यों नहीं घट रही है? अगर आप 50 लाख का फ्लैट अभी बिक प्राइस है उसकी, तो 45 लाख में क्यों नहीं बिक रहा है? उसका आप क्या आंसर दोगे? सर वो नहीं हो रहा है, इसीलिए रियल एस्टेट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। नहीं, मैं तो सही बात करूं कि यू शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट द मोमेंट यू सी कि भाई मार्केट तो उल्टा आ रहा है। ऐसा नहीं होता है रियल एस्टेट में जनरली, बिकॉज एवरीबडी नहीं होता है ऐसा, क्योंकि जिसके पास एपेटाइट है वही रियल एस्टेट में पैसा लगाता है। और दूसरा कि रियल एस्टेट एक फाइनाइट असेट है, इनफाइनाइट असेट नहीं है। वो थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। सिंपल है, लैंड, ठीक है। अब आप गूगल अर्थ कर लीजिए, गांधीनगर में जो ओपन लैंड आज से 10 साल पहले थी, उसमें से कितने पे डेवलपमेंट हो चुका है? अब उसमें आज से 50 साल बाद तक या 100 साल बाद तक आपको डेवलपमेंट का स्कोप है? देयर इज नो स्कोप। अब गांधीनगर में फॉर एग्जांपल 30% या 40% लैंड पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। अब बची कितनी? 60%। अब कल के कंपैरिजन में आज तो वो लैंड की प्राइस ज्यादा ही होगी। वो लैंड की प्राइस अगर ज्यादा है तो कितनी भी मंदी आए या कुछ भी आए, लैंड कम ही होने वाली है, बढ़ने तो वाली है नहीं। तो टोटली डिपेंडेंट वही है कि इट इज अ फिजिकल असेट, समझा, टैंजिबल है और खत्म होने वाला असेट है, बढ़ने वाला असेट नहीं है। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर लैंड, राइट, यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर लैंड। तो वो तो अभी पीपल हैव ट्राइड हैव फेल्ड। मैं पर मैथमेटिकल आंसर जो आपका क्वेश्चन है उसका मैथमेटिकल आंसर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्लैट है, उसका अगर सेल प्राइस है 1 करोड़ रुपए ना, उसमें मेजर 3 फैक्टर आते हैं। फर्स्ट इज लैंड कॉस्ट, सेकंड इज प्रोजेक्ट कंप्लीशन कॉस्ट, नॉट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन प्लस एवरीथिंग एल्स, एंड थर्ड इज माई प्रॉफिट। अगर मैं मान लेता हूं कि उसमें मेरा लैंड कॉस्ट जो है, अब मैंने अगर नया लैंड परचेस किया तो ऑब्वियसली उसका लैंड कॉस्ट मेरे पड़ोसी से ज्यादा ही होगा, या मेरे पहले जो प्रोजेक्ट बन चुके उससे ज्यादा ही होने वाला है, या सेम होगा या ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, बिकॉज लैंड नेवर डेप्रिशिएट्स, लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट्स। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ने ही वाली है, क्योंकि स्टील का भाव, सीमेंट का भाव, मटेरियल का भाव वो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो 1-2%, 5% जो भी बढ़ेगा वो। तो जब लैंड बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, अगर मैं मेरा प्रॉफिट 5 साल पहले जो मैं परसेंटेज से चल रहा था, अगर आज भी मैं सेम परसेंटेज से कर रहा हूं ना, स्टिल अगर आप टोटल मारोगे तो 5 साल पहले जो मैं फ्लैट 75 लाख में बेच रहा था, अगर आज मैं वही साइज का फ्लैट 1 करोड़ में बेच रहा हूं, मेरा प्रॉफिट मार्जिन सेम होगा, बट प्राइस हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और ये कभी कम नहीं हो रहा है। दैट इज द रीजन जो आपका क्वेश्चन था कि नहीं बिकने के बाद भी सस्ते में क्यों नहीं बेच रहे, क्योंकि जो मेरा मिनिमल प्रॉफिट है वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अगर वो मैंने नहीं लिया तो मैं समाज सेवा कर रहा हूं, मैं स्टॉप कर दूंगा मेरा सेल्स, पर प्राइस नहीं कम करूंगा। और समाज सेवा करने में फेलियर के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसान खुद की जेब पे कितना डालेगा ना, एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन समटाइम अगर आपके पास ज्यादा इन्वेंट्री है तो 5-6 फ्लैट, मतलब थोड़े से फ्लैट आप, तो वो डिमांड है। अगर मुझे इस मंथ में 5 करोड़ की जरूरत है तो मैं ऐसे 5 फ्लैट सस्ते में बेच दिए, वो अलग बात हो जाए, लिक्विडिटी। बट मैं पूरा स्कीम नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी पे करना है, मुझे कस्टमर को क्वालिटी भी देनी है। अब जो बिल्डर ऐसा करते हैं ना, प्राइस कम करके बेचते हैं ना, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उनको भी पार्टनर्स को जवाब देना होता है। वो कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्वालिटी के ऊपर। अगर मैंने दिखाया था पहले 100 रुपए वाले टाइल्स डालूंगा, फिर मैं 25 वाले डाल दूंगा,
तो ये जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ उससे ब्रांड वैल्यू खराब होती है, मार्केट में नाम बदनाम होता है, फिर वीडियोस वायरल होते हैं. सो दिस इज द रीजन एज अ डेवलपर आई कैन नॉट सेल एट अ लोअर प्राइस, बिकॉज ये सारी चीजें मुझे देखनी है. मुझे एक चीज नहीं देखनी है, मुझे 50 चीज देखनी है. हाँ, मान लो कि हाँ बोलिए. आपको कोई ये जो बात कह रहे थे उसमें, आपको कोई 20 लाख में ब्रांड न्यू मर्सिडीज देगा तो आप लोगे? नहीं. बस बिकॉज आपको पता है उसकी मार्केट वैल्यू 50 है मिनिमम, तो अगर कोई 20 में दे रहा है तो कुछ तो गफला होगा. એટલે બધું જાદू કરવું પડે ને કદાચ અમને નહીં ફાવતું એમ. सो जैसे कि वो हमने बात कर ली, अच्छी तरीके से समझाया आपने, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मुझे उनको रिप्लाई देने में. भाई सिंपल सी चीज है, अगर जिसने बंदे ने उसकी लैंड प्राइस में 50 करोड़ में वो खर्च किया है तो वो कम में नहीं ही बेचेगा. रियल एस्टेट मार्केट इट इज नॉट अ स्टॉक मार्केट कि उसकी प्राइस गिरने वाली है या कुछ भी फ्लक्चुएट नहीं होने वाली. वो जब भी स्लो डाउन मार्केट आता है, जब भी रियल एस्टेट स्लो डाउन होता है, तब आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने की. એક્ઝેક્ટલી. राइट, मुझे यही યુ लगता है. નેલ્ડ ઇટ. જ્યારે માર્કેટ સ્લો હોય ત્યારે અમે બધા છે ને વેચવાની લેવા જઈએ. राइट, ही इज राइट. वो सही बोल रहे एकदम. इवन लैंड में अगर हम लैंड परचेस करने जाते हैं, अगर मार्केट स्लो है तो हम बोल सकते हैं भाई 12 महीने नहीं, हम लोग 24 महीने लगाएंगे पेमेंट करने के लिए. चाहे आप रेट कम मत करो, मुझे टाइमलाइन दे दो. राइट. So it is a good time, for anybody to buy when you think slow है. That is the right time to enter. True. Immediately. जब भी कुछ भी स्टॉक मार्केट भी होता है, जब भी स्लो निकलता है तब भी हमको एंटर करना पड़ता है. वही एक्चुअली राइट टाइम होता है. कोविड के टाइम में जिसने भी रेसिडेंस या कॉमर्शियल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, अगर गांधीनगर के भी बारे में बात करें, जो अभी सरगासन, कूड़ासन, रायसन तो अभी क्या ही हो गया है, राइट. तो अभी के प्राइस क्या ही है, अमेजिंग. राइट. I've seen 5 times growth in land price and rise. हाँ, And I think कोविड 2020 से 2025 में मेरा मानना ऐसा है कि 5 सालों में मैंने अब कोई भी प्रॉपर्टी 3 टाइम्स तो हुई है, आराम से, मिनिमम 3 टाइम्स हुई है. आराम से. विच इज फैंटास्टिक. लैंड तो डेफिनेटली 3. हाँ, मैं लैंड की बात कर रहा हूँ. मैं लैंड की बात कर रहा हूँ. अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया है. बढ़ गया, ऑब्वियस बढ़ गया. लैंड कॉस्ट इज द मेन कॉस्ट इन द होल थिंग. ऐसा है. ओके, अभी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जो हम बात कर रहे थे कि जब भी हम स्लो डाउन मार्केट चल रहा होता है तब हम ज्यादा इन्वेंट्री कम प्राइस में नहीं बेचते हैं. तो मुझे एक अंदर एक क्वेश्चन ये आया कि आप ऐसा कोई कैलकुलेशन बिठाते हो अपने माइंड में कि अगर इस टाइम पे मेरा इतना सोल्ड नहीं हो, राइट, कि पिछले 6 महीने में 5 ही फ्लैट या कॉमर्शियल शॉप बिकी है, आपका टारगेट था 20 का या 30 का, तो ऐसे टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि भाई 20 यूनिट मुझे बेचने थे, इसका इंटरेस्ट रेट काउंट करने लगते हो आप, तो वो सोचने में ही आप ऐसा सोचने लगते हो कि चलो ना ठीक है बार्टर में दे देता हूँ या कुछ कम प्राइस में दे देता हूँ, ऐसा कुछ लाइक समटाइम. रियल एस्टेट डेवलपर वही मैं कभी कभार ऐसा सोचता हूँ कि जो होल्ड करने की एफर्ट हो, 1 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट होता है, राइट, अगर नहीं बिक रहा है तो मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता था कि यार अगर इसका इंटरेस्ट रेट भी काउंट करूं मैं 6 महीने का तो भी कितना होगा. वी आर राइट. पर क्या है कि वो सिचुएशन किसकी आती है जो मेजर हैवी बोरोइंग करके अपना काम कर रहा है, इसकी जो अपना सेल्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और बेचने के या किसी और चीज के भरोसे पे नहीं है, वो इंसान शायद रिटेन करेगा. तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आई बिलीव कि आपके सामने आप कौन से कहाँ से आ रहे हो और आपको क्या करना है. ये जेनेरिक क्वेश्चन एक तरीके से नहीं होता, क्योंकि अगर किसने अगर लैंड परचेस खुद के पैसों से की है, ठीक है, अब 2-3 महीने अगर स्लो डाउन है या एक टारगेट के हिसाब से अगर उनके फ्लैट्स या उनके यूनिट्स नहीं बिक रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट डेस्परेट. उसको पता है कि ठीक है आज नहीं तो कल, क्योंकि उनको भी पता है ना कि जब प्रोडक्ट बनेगी या जब बनने के लिए एक स्टेज पे पहुंचेगी तो एक साइकिल होती है, तब डिमांड ज्यादा रहती है. और हर एक प्रोजेक्ट में एक फेज तो आएगा थोड़ा स्लो डाउन होगा, वो हर एक प्रोजेक्ट में आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, स्टेट, सिटी, कुछ भी नहीं. एक फेज आएगा जब थोड़ा बहुत स्लो डाउन होगा. अब उस वक्त पैनिक करके आपने बेच दिया
या हड़बड़ा गए तो फिर गेम ओवर। रियल एस्टेट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। जब तक आपका ब्लैंकेट लैंड पड़ा हुआ है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। तब अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, आप टेंशन में नहीं हो, क्योंकि कल उठ के मैं लैंड को बेच सकता हूँ आराम से। मार्केट में अगर डिमांड है और मेरा लैंड अच्छा लोकेशन में है, मैं अगर थोड़ा पैसा कम करके भी बेच सकता हूँ उसको। बट वंस यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट ना, आप फंस चुके हो ना, आपके पास एक ही रास्ता, उसको कंप्लीट ही करना है। तो रियल एस्टेट क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही पेशेंस का गेम है एंड पावर का गेम है। यू हैव टू कीप पेशेंस एंड यू हैव टू प्लान योर सेल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एवरी डेवलपर इट इज मस्ट टू लर्न हाउ टू प्लान द सेल्स। हर एक का कैलकुलेशन अलग है। मेरा कैलकुलेशन अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा। मैं मेरे कैलकुलेशन की बात करूं तो मेरा ऐसा कि भाई फर्स्ट ईयर में मैं 30% निकाल दूंगा, नेक्स्ट ईयर में मैं 20% एंड थर्ड ईयर में मैं 20% और निकालूंगा। जब मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो, अगर मेरे पास 20-30% इन्वेंट्री पड़ा है, आई एम हैप्पी विथ इट, बिकॉज वो इन्वेंट्री में हायर प्राइस पे करके बेचूंगा, बिकॉज आई एम अ प्रीमियम डेवलपर एंड आई नो कि मेरा प्रोजेक्ट बनते टाइम अगर अच्छा लग रहा है तो बनने के बाद उससे 10 गुना अच्छा लगेगा। सो एट दैट टाइम आई प्ले दिस काइंड ऑफ गेम। कोई डेवलपर ऐसा होता है जिसका गेम ऐसा होता है कि 50% मान लो पहले महीने में ओपनिंग के दिन पे बेच दूंगा, बाकी का 50% में 6 महीने बाद या 2 साल के बाद में ओपन करूंगा। बुकिंग क्लोज कर देते हैं काफी डेवलपर। नाउ बुकिंग इज क्लोज, वी विल ओपन आफ्टर 1 ईयर। ऐसा भी गेम करते हैं। सो एवरी डेवलपर हैज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग ऑन उनका फाइनेंशियल बैकअप क्या है, उनका कितना लिक्विडिटी है, उनके पास कितना लैंड इन्वेंट्री पड़ा हुआ है जिसको वो फटाक से लिक्विडेट कर सकते। और वो एक चीज ये भी है ना कि अपने खुद की प्रोडक्ट पे अगर ट्रस्ट नहीं है कि मैं जो बना रहा हूं वो अच्छा है और आज नहीं तो कल वो बिकने ही वाला है, वो विजन अगर आप में खुद में ही नहीं है और आप आउट ऑफ डेस्पिरेशन अगर ऐसा सोचते हो कि भाई जितना बने उतना सस्ता तो सस्ता बेच देना है, तो फिर आप कभी भी एक स्केल अप या उस लेवल पे आप जा ही नहीं आप पाओगे। अटक जाओगे। आप अटक जाओगे। हाँ, अटक जाओगे। तो हो नहीं वाला। उससे अच्छा तो लैंड ट्रेडर ही बन जाओ, प्रोजेक्ट करना ही नहीं है। और क्या है कि लाइक ही सेड, जिस इंसान ने स्लो डाउन देखा है ना किसी प्रोजेक्ट में, खुद का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इंसान ने, आप ये भी समझो कि कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला इंसान लैंड पहले लेके स्लो डाउन देख चुका है। देख चुका। लैंड लोगों को लगता है कि यार क्या बढ़ गई, ये हो गया, पर सर आप सोचोगे आज लैंड ली 2 साल 3 साल 4 साल, भाव कुछ नहीं बढ़ा, आपको लगा ब्याज का भी नुकसान हो रहा है, और 6वें साल पे पता नहीं क्या जादू रहता है। एग्जैक्टली देखो ये क्या वो पेशेंस है। अगर 35-40 साल से बिजनेस में है तो कौन सी साइकिल देखी है, सब देख लिया। तो 95 के आसपास में एक उस वक्त मन किया है, अर्थक्वेक देखा, फिर अर्थक्वेक देखा, फिर 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो देखा, फिर उसके बाद इसका beginning देखा, 2016 उसके बाद कोविड देखा। तो ये सारी साइकिल में से अगर आप पास हो चुके हो तो आपको पता है कि और आप एवरेज देखो, पेशेंस। जो शुरुआत में साइक्लिक बात कर रहे थे ना, तो रियल एस्टेट में जनरली ऐसा बोलते हैं कि 5 साल तेजी के 1 साल थोड़ा ठंडू है, पर लाइक एंड कमिंग बैक इन अ सर्कल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ब्रीदर होता है, वो कोई मंदी नहीं है। मार्केट में इतना माल आप पुश कर चुके हो, सामने ले चुका है, तो भाई वो भी बोलेगा कि 2 मिनट में वॉक करके आता हूँ, भाई बहुत खा लिया आज। रियल एस्टेट इज नॉट 100-meter race, it's a marathon. It's a marathon. You have to be patient. You cannot expect magic to happen अभी लेके कल सुबह, पर जब होगा तब जादू ही होगा, और आप सोच नहीं सकते ऐसा। और खाली जादू से नहीं होता, गवर्नमेंट पॉलिसीज, आज कॉमनवेल्थ की भी आपने बात की, तो आपने पूछा कॉमनवेल्थ से क्या असर होगा, तो कॉमनवेल्थ से असर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को उसका काम अच्छे से कर ही रही है, और भी अच्छे से करना पड़ेगा। स्ट्रीट्स का एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, सीबीडीज बढ़ेंगे, आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ेगी, रेसिडेंशियल बढ़ेगा, सब होगा। एयरपोर्ट से लेके स्टेडियम तक का रास्ता मस्त हो जाएगा। मेन तो देखो ये कि पहले तो गवर्नमेंट के पास वो पॉलिटिकल विल है या नहीं। गिफ्ट सिटी बातचीत चल रही थी शायद 2008-9 के आसपास से कि गिफ्ट आने वाला है, गिफ्ट आने वाला है। 2011 रियलिटी कि अभी गिफ्ट क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। धोलेरा 2011 से बातचीत चल रही थी, बिकॉज ऑफ दैट पॉलिटिकल विल। आज देखो तो एक्सप्रेसवे बन गया है, एयरपोर्ट ऑलमोस्ट उनका खत्म होने के लिए आया है, ठीक है। कॉमनवेल्थ की बात हो, कॉमनवेल्थ की बात तो हम लोग अभी कर रहे हैं, एक्चुअली उनका विजन तो ओलंपिक 36, ये तो हम लोग दे हैव दैट विजन ऑफ 15 to 20 years। तो 20-25 साल में जो डेवलपमेंट होने वाला था इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, बिकॉज ऑफ दिस कॉमनवेल्थ एंड बिकॉज ऑफ ओलंपिक्स, वो हमें नेक्स्ट 5 to 7 years में देखने को मिलेगा। ऑल्सो कॉमनवेल्थ से असर होना हो, मैं आपको सिंपल बात बोलता हूँ, आप घर से बाहर निकलो, घर के आगे खड्डा है और घर के आगे मक्खन जैसा रोड है, वुड यू पे मोर फॉर द मक्खन जैसा रोड और नो? यू विल, राइट? Of course. एज सिंपल एज दैट। तो अल्टीमेटली फायदा ही हो रहा है, और स्टैटिस्टिक ये बोलता है
कि जनरली रियल एस्टेट में ऐसा बोलते हैं कि 5%, 6% सालाना ग्रोथ रियल एस्टेट ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब बढ़ता है तो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। लेकिन दिल्ली की स्टैटिस्टिक्स की बात करें या दूसरे सारे देश या शहर जिन्होंने कॉमनवेल्थ को होस्ट किया है, देव आइडियली सीन एंड दिस काइंड, आई एम नॉट सेइंग इट विल बी ट्रू फॉर गुजरात 100%, वो मैं क्लेम नहीं कर सकता, और वो देखेंगे हम सब शहरों ने ड्यूरिंग बिटवीन व्हेन दे हैड वन द ऑक्शन टू जब कॉमनवेल्थ होस्ट हुआ, उन्होंने एवरेज 10 से 15% के बीच में ग्रोथ देखा है ईयर ऑन ईयर। और कॉमनवेल्थ होने के खत्म होने के 2 साल तक उन्होंने 20 से 25% भी एनुअली ग्रोथ देखा है, ऐसा हुआ है। बट let's see what happens, and there is no reason why real estate won't grow in this scenario, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही बढ़ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने मेरा जर्नी शुरू किया आज से 13 साल पहले, जब मैंने पहला फ्लैट बेचा था, दैट वाज 2 BHK 18 लाख का था। 2012 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 17-18 लाख में मैं 2 BHK बेच रहा था, और 25-26 लाख से मेरा 3 BHK का शुरुआत हो रहा था। उस टाइम पे फ्लैट का साइज अगर हम सुपर बिल्टअप में बात करें तो 2 BHK 125 वार का था, 3 BHK था 175 वार। आज जब हम 2 BHK बेच रहे हैं, नाउ इट हैज गॉन इन गांधीनगर अप टू पैकेज कॉस्ट अगर हम बात करें 80-90 लाख तक पहुंच गया है। अरे साहब, गिफ्ट भी तो गांधीनगर का पार्ट है। अब गिफ्ट 1.5 करोड़ का 2 मतलब गिफ्ट की बात करते हैं तो डबल 1.5 करोड़ का 2 BHK बिक रहा है। अब 3 BHK की बात करें तो आज एवरेज मतलब लोएस्ट 3 BHK इन गांधीनगर वुड बी अराउंड 18-19 से लेके 1.25 करोड़ तक का 3 BHK है। और अगर गिफ्ट में बात करें तो और 2.5-3 करोड़ तक पहुंच गया है। तो 13 ईयर्स में आप ग्रोथ तो देखो, 20 लाख से फ्लैट के 90 लाख, 30 लाख का फ्लैट हो गया 1.5 करोड़। सो इफ दिस इज नॉट द ग्रोथ देन व्हाट इज? तो जैसे मैंने बताया कि बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज 10 इयर्स अगो, सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। हर इन्वेस्टर को है ना चार्ल्स डार्विन की थियरी याद रखनी चाहिए, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। देखो हम आज जो इंसान है वो पहले से तो ऐसे इंसान नहीं थे, वी हैव इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में भी यही है कि द इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू गेट इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। 2 साल का अगर होराइजन रखोगे कि आज पैसा डाला और 2 साल में मैं इतना कमा के निकल जाऊंगा, वैसा नहीं होता भी है। इफ द साइकिल इज रियली गुड तो होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार साइकिल डाउन गई तो साइकिल डाउन ही रहने वाली है, राइट। पर अगर आप उसको वो डिवाइड करोगे 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन, ट्रिमेंडस ग्रोथ, लैंड हो, कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल या कुछ भी हो, रियल एस्टेट बिकॉज इट इज अ फिजिकल एसेट एंड इट इज अ फाइनाइट एसेट, तो उसमें अप्रिशिएट मिलना ही मिलना है। Ravi, you said your family has been in business for 35 years. Yeah. My family has been there for 45 years in the same area of work, right? હું તમને પૂછું, and I'm not exaggerating one bit. Is it not true that your family, whatever land they've had, has at least seen year on year 15% of growth? At least. Worst case scenario. ગામડામાં પણ જોયેલું છે, શહેરમાં તો વાત જ અલગ છે। એટલે ગામડામાં પણ આ વસ્તુ જોયેલી છે। પેશન્સ ઇઝ ધ કી। રિયલ એસ્ટેટમાં એવું ના હોય કે આજે સવારે જે ભાવ લીધો રોજ સવારે ભાવ બદલાય, પણ જ્યારે બદલાશે એટલે તમે ઊંઘમાંથી ઉઠશો ત્યારે જ બદલાશે ને એવું જાદુ થશે। જમીનનો ટુકડો એટલે સોનાની લઘરી જેવું કામ છે। એના સિવાય તમે સમજો કે તમને ફંડ મેનેજર્સ છે, એ તમને જયારે સ્ટેટિસ્ટિક્સ બતાવતા હોય તો તમને કઈ થોડી 2 વર્ષના બતાવે છે, તમને કહેશે કે ભાઈ ઇટ ઇઝ અ CAGR ફોર ઓલમોસ્ટ 7 years, 8 years, 10 years, 15 years। 10 વર્ષ પહેલા 10 રૂપિયાનું મીડિયમ જોવાય બી નહીં। ઓબ્વિયસલી કદાચ એ હાઈ બી હોય તો બી ના જોવાય, કેમ કે દેટ ઇઝ નોટ એકચ્યુઅલ। એકચ્યુઅલ તો તમને ત્યારે જ ખબર પડે જ્યારે તમે એને લોંગ ટર્મ હોરાઇઝનમાં તમે ડિવાઈડ કરીને જુઓ, અને ત્યારે તમને લાગે કે ભાઈ ના આ કંપની છે કે આ બ્રાન્ડ છે એને રિટર્ન આપેલું છે કે રિયલ એસ્ટેટ, ત્યારે એ ટ્રુથ છે। અને શોર્ટ ટર્મ માં બી થાય છે, બટ શોર્ટ ટર્મ ના થતો તો આજે લેન્ડ ટ્રેડિંગ ના થતું, પણ ઇવન ઇન્વેસ્ટર સેલ્સ ના થતા, શોર્ટ ટર્મ બી થાય છે। But always remember when you are buying, this is my advice to all your viewers, कि તમે whenever you are buying real estate, you have to make sure that you enter with a mindset of long haul. Yes, absolutely. You are there for long haul, only then you will win and you can ensure your win. बाकी आप फालतू रिस्क लोगे। અને આ એડવાઇસ ખાલી ને ખાલી ઇન્વેસ્ટર્સ કે રિયલ એસ્ટેટ કે હોમ બાયર્સ માટે નથી, ઇવન ફોર ડેવલપર્સ। તમે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ લેન્ડ પરચેસ કરો છો તો એ માનીને જ ચાલવું પડશે કે તમારે પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે। તમે पेपर पर कैलकुलेशन करो ना, एनाથી નથી પતી હતું। पेपर पर कैलकुलेशन साचा જ પડે છે। मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई अहमदाबाद? चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे ओलंपिक की बात कर रहे हो हम, चाहे गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो हमारे पास है, तो वाई अहमदाबाद?
जब भी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं? इसके लिए मैं 2005-6 में जाना चाहूंगा। नैनो का जो प्लांट था टाटा वाला, पहले का बनने वाला था, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बनने वाला था। वहां पे जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से जो भी क्राइसिस हुए कि टाटा वॉज होपलेस कि अब क्या करूं, इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब मैं जाऊं कहां। एट दैट टाइम द करंट प्राइम मिनिस्टर वो गए, उन्होंने बोला क्या गुजरात में आइए। सब हो जाए। या तो उनके पास वो गट्स है कि उनको पता है, दैट कॉन्फिडेंस इज देयर कि यहाँ पे मैं कुछ भी करना चाहूंगा या मैं कुछ अप्रोच करूंगा, कुछ इनोवेटिव या कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको मेरे पे ट्रस्ट है कि भाई साहब कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे और इससे डेवलपमेंट होगा। दैट ट्रस्ट इज देयर। तो सबसे पहले हमने उन पे ट्रस्ट किया, अब उनको हम पे ट्रस्ट है। बस। अब उनको हम पे ट्रस्ट है कि यहाँ पे कुछ भी लाएंगे ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नैनो ने प्रूव कर दिया, बुलेट ट्रेन प्रूव कर दिया। कॉमनवेल्थ की बात गुजरात में कभी भी बुलेट ट्रेन के अगेंस्ट कोई भी फॉर्म का कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं था। आप सोचो, बुलेट गुजरात ट्रेन का में कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं था। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अगर 5 साल डिले भी है, उसमें गुजरात का रोल 0% है। तो बुलेट ट्रेन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं है, सेंटिमेंट्स आर ऑल्सो देयर। अगर मेरे पापा अगर गांव से 40 साल पहले अहमदाबाद में आ गए, पर फिर भी अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो ही वुड डेफिनेटली हैव दैट सेंटिमेंट। अगर गांव में कोई दिक्कत है तो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गो एंड पे, या कुछ हेल्प करेंगे अपने लेवल पे, सोशली हो या फाइनेंशियली हो। तो दैट सेंटिमेंट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी देयर। बट साथ साथ में हमारा और उनका एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है अनसेड, उसकी वजह से गुजरात को चूज किया गया है। ऐसा नहीं कि रातों रात कर लिया। there are two parts to this answer. One is like he said કે controversial है પણ हमारी एक अंदर अंदर समझण છે સાહેબ જોડે, just joking, but કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાની જન્મભૂમિ અને જ્યાં તમે સૌથી વધારે કર્મ કર્યું છે ને એવી કર્મભૂમિ માટે there is naturally certain soft spot that there is. You can't take it away from that. That is one. बट उनका सॉफ्ट स्पॉट इतनी सही जगह पे है क्योंकि आप इतना ज्योग्राफिकली वेल प्लेस्ड एज अ स्टेट है। आज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज लुक वेस्टवर्ड्स, राइट? तो इंडिया के लिए सबसे बड़ी कोस्टल लाइन कौन से स्टेट के पास है वेस्ट डायरेक्शन में जाने के लिए? गुजरात, राइट। सबसे ज्यादा वेस्टवर्ड स्टेट कौन सा है? तो गुजरात है, ठीक है। आपके पास हर फॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है। ये वो शहर है जहाँ पे मेट्रो है, आपके अगर रिवर फ्रंट पे रेगुलर क्रॉस करने के लिए फेरी भी है, ठीक है। आपके पास BRTS है, आपके पास बुलेट ट्रेन आ रही है। इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी मोडल बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, रेलवे ट्रेन स्टेशन, बस स्टॉप, सब कुछ अहमदाबाद में आ रहा है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नेम अनदर सिटी दैट हैज दिस। आई कांट थिंक ऑफ एनीवेयर एल्स। सो इट इज स्ट्रेटेजिक, बट यस वी ऑल्सो बिलीव दैट when the population of this state, of this city has always believed in a leader, then I also think that the leader is maybe paying back in some way. Right. And there is nothing wrong with it. और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे हिसाब से गुजरात के लोगों को। देखिए, when we talk about such kind of infra development, what is the main thing that we need is land acquisition. अगर गुजरात के लोग जिनका जो फार्मर्स है, जो लैंड ओनर्स है, अगर वो इन सब में सपोर्ट नहीं करते तो ये चीज हो ही नहीं सकती है। नहीं हो रहा है। आप स्टेडियम बनाने के लिए लैंड चाहिए, ऑब्वियसली ऑल द लैंड्स आर प्राइवेट लैंड, तो वो एक्वायर, गवर्नमेंट जब एक्वायर करेगी, जब वो कंपनसेशन करेगी, अगर वो वहां के लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं खुले दिल से, तब जाके ये सब चीजें हो रही है। चाहे वो मेट्रो हो या बुलेट ट्रेन हो या नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो या कुछ भी हो, एनी इंफ्रा डेवलपमेंट, जैसे नैनो प्लांट की बात करी। सो पीपल आर वेरी सपोर्टिव, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वेरी क्लीन, वेरी सपोर्टिव, एंड दैट इज वाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने बोला कि नजर अहमदाबाद में क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ अहमदाबाद, द पीपल ऑफ गुजरात। और वो सबसे बड़ा श्रेय उन लोगों को जाता है मेरे हिसाब से। एक लाइटर नोट पर आंधी, इससे मुझे वो याद आता है, वो अमिताभ बच्चन साहब ने बोला था ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तब आपको पता चलेगा कि वाई गुजरात। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है कि एज ए रियल एस्टेट डेवलपर आप हो, राइट? जब भी गवर्नमेंट बॉडी बाय चांस चेंज हो जाती है, डिफिकल्टी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि गवर्नमेंट बॉडी जो कंटिन्यूअसली एक पद पे और अच्छी पॉलिसी से चल रही होती हो, तो
इंफ्रास्ट्रक्चर आर वेरी डिमांडिंग, वो ग्रोथ में भी ज्यादा जाएगा। अगर बाय चांस जो गवर्नमेंट बॉडी ही ऐसी काम नहीं करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बट ऑब्वियसली वो डाउन सर मेरे को ऐसा लगता है वो चेंज आना ही इम्पॉसिबल सा होता है जब वो कंसिस्टेंटली सारी चीजें हो रही होती है। जब वो चीजें नहीं हो रही होती है तब जाके चेंज का सवाल आता है इन माय ओपिनियन। और चेंज आता है तो हाँ, थोड़ा सा एक वो लर्निंग पीरियड, एक कैचिंग अप पीरियड होता है जिसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा स्लो है, बट आई थिंक इट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल। बट अगर वो मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज अ डेवलपर लाइक कभी कभार होता ही है कि जब भी देखिए काफी गवर्नमेंट पॉलिसी जो आपने बोला कि गवर्नमेंट चेंज होने से इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है। नाउ अवर गवर्नमेंट हैज मेड पॉलिसीज, और वो पॉलिसीज जो बनाई है, एसओपी जो क्रिएट करी है, वो गवर्नमेंट डिफाइंड नहीं है। अगर आज कोई पार्टी है, कल दूसरी पार्टी है, आज कोई सीएम है, फिर उसके बाद सीएम चेंज हो जा रहे हैं, तो उससे पॉलिसीज चेंज नहीं हो रही है। वी ऑल आर वर्किंग विथ स्ट्रीमलाइंड पॉलिसीज, एक एसओपी डिफाइंड है, उससे हम काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ इंपैक्ट आएगा। अब जैसे गिफ्ट सिटी की बात करें, इट्स सच अ बिग इंफ्रा प्रोजेक्ट। मोदी साहब के बाद, आनंदीबेन के बाद, अब अपने पास, तो देर आर मल्टीपल सीएम्स हैव चेंज, बट गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट चल रहा है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आया है, बिकॉज एसओपी डिफाइंड है, एक बॉडी डिफाइन करी हुई है जो उसका फोकस करेगी। तो अगर पॉलिसी गवर्नमेंट ने अच्छा बनाए, डिपार्टमेंट अच्छा बनाए, अगर वहां के लोग अच्छे हैं, दे हैव क्लीन माइंड, दे हैव फोकस विजन, तो उससे गवर्नमेंट चेंज हो जाने से कोई इंपैक्ट नहीं आता है इन इंफ्रा डेवलपमेंट। पॉलिसी चेंज करना मतलब कैबिनेट का मेजोरिटी लाना। हाँ, कैबिनेट का क्या, ऑल इलेक्टेड मिनिस्टर्स का मेजोरिटी लाना। और दूसरा तो कि अगर चीजें अच्छी हो रही है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट वो होगा ही होगा। एक एग्जांपल, एटम बम जो है वो इंडिया ने उसका जो परमाणु परीक्षण किया वो कब किया? 98 में। हु वाज इन दी गवर्नमेंट? अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको लगता है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी 1 या 2 साल में ही उन्होंने एटम बम डेवलप करवा के ये कर दिया? नॉट पॉसिबल। पिछले 30 साल में जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में होमी भाभा से लेके उनके बाद तक वो पूरा डेवलपमेंट हुआ, बट प्रोबेबली ही हैड दैट पॉलिटिकल विल कि यार नहीं, अमेरिका बोले या कोई भी बोले हमको ये करना है बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर अस, तो वो किया। राइट। तो पॉलिटिकल विल एट द एंड ऑफ द डे जो कुर्सी पे बैठा है उनको फर्म होकर डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार ये करना है तो करना ही है, कुछ भी करके, तब जाके पॉसिबल और बाय चांस गुजरात में ऐसा विजन मिला है। और एक चीज बात बताओ, जब ये कुछ ऐसे इंफ्रा डेवलपमेंट्स होता है ना, और अगर एक पार्टी काम कर रही है, अगर उसने पार्टी ने 80% काम खत्म कर दिया है, और अगर नई पार्टी आ रही है ना, मैं वही बोलने वाला तो वो पार्टी ऐसा सोचती है कि भाई ये 20% खत्म करके उसका करूंगा। सी अल्टीमेटली यार, जैसे इन्होंने गिफ्ट का एग्जांपल दिया, मैं उसमें ऐड करता हूँ। इतना बड़ा IFSCA बहुत सालों से बहुत स्टेट्स की बहुत सारी मेजर सिटीज ट्राई कर रही थी, किसी का नहीं हुआ, जो इतने शॉर्ट टाइम में गांधीनगर के गिफ्ट सिटी का हो गया, गुजरात के गिफ्ट सिटी का हो गया, है ना। नाउ जो चीज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब गूगल आके कल सुबह बोलता है कि मेरी 1 बिल्डिंग है, मुझे दूसरी 3 बिल्डिंग मेरा कैंपस एक्सपैंड करना है, और समझो यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बदल जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी बोलेगी कि भाई नहीं आप गिफ्ट में मत करो। दे वुड इनफैक्ट मोटिवेट देम मोर, दे वुड बी लाइक कि यार कि आप करो, हम इसमें एडिशनली आपको ये और सपोर्ट करेंगे। लाइक ही सेड कि 80% काम हो गया है, तो 20% के लिए आप पॉलिटिकली अपनी विलिंगनेस दिखा के आप वो काम पूरा करोगे। प्रॉब्लम तो वही होती है ना कि शुरू कौन करेगा। अरे इवेंचुअली एवरीबडी, अगर कोई बंदा है जिसका बिजनेस माइंडसेट है, मान लो ऐसा हो सकता है कि भाई गिफ्ट सिटी ब्रेन चाइल्ड ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट, पर ऐसा तो नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी सपोर्ट है वो गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जो बिजनेस माइंडसेट है वो भाई पैसा जो देख रहा है वो हमेशा ही अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगा, इंफ्रा में सपोर्ट करेगा ही करेगा। सो व्हेन मनी कम्स ऑल द अदर थिंग्स इवेपोरेट, मैं तो ऐसा मानता हूँ। राइट है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है अभी कि कॉमनवेल्थ गेम आने की वजह से 2030 में आने वाले हैं, सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एरिया में बढ़ने वाला है वो बढ़ने वाला है, राइट। तो उस टाइम पे रेसिडेंस एरिया में लाइक कि अभी थोड़ा सिंपल सा चल रहा है, धीरे धीरे क्या अभी 2030 में ऐसी प्राइस बढ़ेगी जो अभी इन्वेस्ट करेगा बंदा, तो 2030 में वो फायदा मिलेगा उसको। बायर्स से मेरी नम्र विनंती है कि आज इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स का काम शुरू होगा लैंड प्राइस बढ़ेगी। आगे मैंने आपको एक इक्वेशन बताया
द सेल प्राइस इज इक्वल टू लैंड प्राइस प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर 2030 में भी मैं इसी प्रॉफिट से काम करूंगा ना, तो भी मेरा लैंड प्राइस बढ़ने वाला है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने वाला है। नाउ व्हाई? बिकॉज जैसे स्टेडियम्स बनना चालू होंगे, इंफ्रा डेवलपमेंट चालू होंगे, यहाँ पे सीमेंट स्टील की डिमांड बढ़ेगी एंड दैट विल इम्पैक्ट द जनरल ओवरऑल रेट्स ऑफ स्टील एंड सीमेंट। स्टील एंड सीमेंट ही मेन चीज है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, और उसका भाव बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, लैंड कॉस्ट बढ़ेगा, तो ओवरऑल सेल वैल्यू बढ़ना ही बढ़ना है। सो इफ समबडी इज थिंकिंग कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट आज करूं या 5 साल के बाद करूं, डोंट थिंक टुडे इज द बेस्ट टाइम। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जब कॉमनवेल्थ गेम की अनाउंसमेंट हुआ तब आप कमेंट सेक्शन में भी देखोगे तो वो बोलेंगे कि ये तो एक सिर्फ रियल एस्टेट को पूल देना है, मतलब मार्केट को थोड़ा ऊपर लाना है। कई लोग वो बोलते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम से रेसिडेंस प्रोजेक्ट को क्या फायदा, आम आदमी को क्या फायदा। वो एक बड़ा कंसर्न होता है जो लोग आई थिंक पता नहीं वो कैसे सोचते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या It is. उनका क्लियर Do you want to take this? वन बाय वन Go ahead. So, आप आजू सर्कल बैक થઈ રહ્યું છે કે कॉमन मैन को क्या फायदा होता है। तो क्या कॉमन मैन को चलने के लिए अच्छा फुटपाथ नहीं चाहिए? क्या कॉमन मैन को उसकी नई अच्छी गाड़ी चलाने के लिए खड्डे बिना का रोड नहीं चाहिए? पॉइंट इज लाइक रवि इन द वेरी बिगिनिंग सेड, कॉमनवेल्थ रियल एस्टेट बूस्ट नहीं कर रहा था, वो खाली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसके लिए कैटलिस्ट बनता है। और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट जो आता है, रोड रास्ते अच्छे बनते हैं, तो नेचुरली आजू बाजू की कॉस्ट बढ़ती है। हम जमीन खरीदने जाते हैं एज डेवलपर, जमीन के आगे रोड जा रहा है तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, और रोड नहीं जा रहा है तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। एक दूसरा एग्जांपल थोड़ा टिपिकल है, मतलब डिफरेंट है। आप अपनी लाइफ में अगर आप शादी हुई है, शादी किस किस की हो चुकी है वैसे? मैं बात आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा तैयार होके किस दिन गए थे? सबसे ज्यादा टिप टॉप होके शादी में? सवाल ही नहीं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम इज लाइक अ वेडिंग इन इंडिया। इट इज अ वेडिंग इवेंट इन इंडिया फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया भर से मेहमान आने वाले यहाँ पे। भले आएंगे 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए, बट पूरी दुनिया की नजर जब यहाँ पे रहेगी, तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि स्टेडियम में ही नजर रहेगी। स्टेडियम से होटल भी जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी यूज करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। तो उनको दिखाने के लिए सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। अब वो तो 2-3 हफ्ते बाद चले जाएंगे, यूटिलाइज कौन करने वाला है? राइट, यूटिलाइज हम करने वाले हैं। तो जो ये बोलता है ना कि भाई कॉमनवेल्थ से मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। एक लॉन्ग टर्म विजन, होराइजन और पेशेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली हाँ, हो सकता है कि 2030 की जो बात है, जो प्रोमिस शायद हुए है कि भाई 50,000 करोड़ का अगर डेवलपमेंट या इंफ्रा डेवलपमेंट होने की बात है, उसकी जगह पे अगर 30,000 का हो रहा है, बट 30,000 तो हो रहा है, छोटा नंबर थोड़ी है। इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और जो 15 साल में होने वाला था, अगर आपको 5-7 साल में मिलने वाला है, 15 इयर्स डाउन द लाइन, तो मैं शायद 50 साल का हो जाऊंगा, तो मैं शायद वो बिलो 40 देख लूंगा, तो 50 साल में होने वाला। वो डेवलपमेंट 5 साल में गया तो 15 साल का अप्रिसिएशन भी आपको 5 साल में मिलेगा। देयर इज अनदर पॉइंट। अगर कॉमनवेल्थ स्टेडियम बनते हैं, कोई बोलेगा स्टेडियम से हमको क्या फायदा है? अब देखिए अभी क्या हो रहा है, जितने भी ओलंपिक्स हो रहे हैं, इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिलते हैं? बहुत कम, ऑलमोस्ट नन। मतलब अगर इंडिया में कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ गया ना, उसको इसकी यहाँ परेड निकलती है। यू नो हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स कौन सी कंट्री लेके जाती है? चाइना एंड अमेरिका। अब हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंफ्रा नहीं है इसलिए हमारे गोल्ड मेडल्स नहीं आते, यहाँ पे लोग ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। अभी अगर कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टेडियम्स बन रहे हैं, सो इमेजिन कि अगर उसी स्टेडियम के अंदर हम इंटरनेशनल लेवल के कोचेस लेके आते हैं, यहाँ पे अगर हम बूस्ट करते हैं कि यंग पीपल या जो छोटे बच्चे 5 साल 10 साल के बच्चे अगर वो स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, मे बी इन 2050 हमारे पास भी 10, 15, 50 गोल्ड मेडल होंगे उस ओलंपिक में। सो दिस इज ऑल्सो विल गिव बूस्ट टू इंडियन एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। क्योंकि आजकल के बच्चे जो मोबाइल में घुसे रहते हैं, वो शायद जाएंगे स्टेडियम के अंदर, स्विमिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एंड वी आर सेट टू बिकम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया दिस। Exactly. So this is what an hidden impact that we will see after 20 years probably. ओके, तो मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब ये एक चीज नहीं है कि भाई रियल एस्टेट को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा, उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो। मुझे ऑडियंस से यही कहना है कि भाई जो भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स एक विजन है,
उस विजन पे हम खरे उतरेंगे तो पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर रहेगी, इससे हमको एक लेवल अप मिलेगा, ट्रू। राइट? तो वो ही हमारी अचीवमेंट है। हाँ तो सर वो वही होता है ना, आपको तैयार शादी के लिए शादी करोगे तभी तो तैयार होंगे ना। हाँ, You have to find a reason. Everybody needs a motivation. You need a motivation to wake up. You need a motivation to go to work. You need hunger to eat. Right? This is that motivation for the city to become much better than it is today. And ऐसा नहीं कि सिटी में अच्छा नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम वहां पे जहाँ पे हमको होना चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल सी। तो ये वो इवेंट है जिसके लिए जैसे रवि ने बोला कि हमको सबको जोरदार तैयार होना है, अपना बेस्ट निकालनी है, बेस्ट शेरवानी निकालनी है और जाना है। जैसे हम इंडियंस बोलते हैं ना, जब यूरोप घूमने जाते हैं, दुबई घूमने जाते हैं, सिंगापुर घूमने जाते हैं, क्या बोलते हैं, वाह कितने अच्छे रोड है, ये इतना अच्छा बिल्डिंग है, कितना अच्छा इंफ्रा है। अब जब वही चीज अहमदाबाद में होने वाली है, बिकॉज ऑफ दिस इवेंट ये सारी चीजें बढ़ने वाली है, देन वी हैव टू सपोर्ट एंड वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। दैट्स द ओनली थिंग। दूसरी कंट्री में जाके दूसरी कंट्री जैसी अहमदाबाद सिंगापुर नहीं बन सकता है, बट ठीक है, बट ट्राई तो कर सकता है, कुछ तो आगे बढ़ सकता है। तो दिस इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट, गेटिंग बेटर एज अ सिटी, नॉट समथिंग एल्स। दैट्स इट। होपफुली सब अच्छा ही हो। और मतलब ये मैं થોડા ગુજરાતી में બોલના ચાહુંગા कि આપણે ગુજરાતી થઈને તે જો ખરેખર જે આપણી માટે સારું થઈ રહ્યું છે એમાં આપણે સપોર્ટ નહીં કરીએ તો આપણાથી વધારે મૂર્ખું કોણ? બરાબર છે? Right. આપણી માટે થઈને ખરેખર એક ઇવેન્ટ લાવવામાં આવી રહી છે કે જેના લીધે થઈને મોટામાં મોટું ઇન્ફ્રાનું ડેવલપમેન્ટ થી લઈને બધું જ તમને મળવાનું છે અને તમે એમાં બી ચલો પોઝિટિવ નેરો બરાબર છે, પણ ખોટી ખોટી નેગેટિવિટી ફેલાવવાનો શું મતલબ છે કે યાર આનાથી મને શું ફરક પડી જવાનો છે? એટલે ભાઈ જે કરે છે, જે કરવા માંગે છે એ કંઈક વિચારીને સમજીને બેઠા છે અને ત્યારે આટલું આ 50,000 કરોડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાવવું એ કોઈ નાની વાત છે? એની માટે બી કેટલા પેપર વર્ક, કેટલી ફિઝિબિલિટી સ્ટડી, કેટલા R&D થતા હોય છે, કેટલા DPRs બનતા હોય છે, ત્યારે થતું હોય છે આ બધું, રાતોરાત નથી. હું મેટ્રોમાં જોબ કરતો હતો તો મેટ્રોનો ફોર એક્ઝામ્પલ ફેઝ 1 લાવવાનો હતો ગુજરાતમાં, તો ઈચ્છા થઈ અને ફેઝ 1 આવી ગયો કે ભાઈ ચલો અહીંયા વસ્ત્રાલથી મેટ્રો કાઢી દઈએ કે થલતેજથી મેટ્રો કાઢી દઈએ, એવી રીતે નથી થતું. એની માટે હજારો કરોડનો ખર્ચો કરીને સોઇલ ઇન્વેસ્ટિગેશન થતી હોય છે, DPR ની સ્ટડીઝ થતી હોય છે, ફિઝિબિલિટી બેસતી હોય છે, ઇન્ડિયાની ટોપ કંપનીઝ તમને રિપોર્ટ શેર કરે છે કે અહીંયા આ જગ્યાએ તમે સ્ટેશન લાવો તો ડેવલપમેન્ટ છે. તો એ જ રીતે અમદાવાદ આવી ગયું છે તો કઈ રાતોરાત અમદાવાદ નથી આવ્યું, એની માટે બી કંઈક સ્ટડી થઈ હશે, ક્યાંક રિપોર્ટ્સ બનેલા હશે, કંઈક હશે કે જેના બેઝ પર નક્કી કર્યું કે અમદાવાદમાં બનાવવાનું છે. સપનું આવી ગયું અમદાવાદ સિલેક્ટ થઈ ગયું, એવી રીતે નથી આ બધું કામ. આટલું મોટું ડિસિઝન કેમ કે આપણને એવું લાગે કે પ્રધાનમંત્રી સાહેબને ઈચ્છા થઈને એમને અમદાવાદમાં આપી દીધું, એવું ના હોય, એમને બી જવાબ આપવા પડતા હોય છે. હી ઇઝ ઓલ્સો રિસ્પોન્સિબલ. he is answerable to maximum number of people in this country. He is answerable to 1.5 billion people. એટલે આપણને પોતાનામાં કોન્ફિડન્સ નથી, પણ મે બી કદાચ જે ત્યાં છે દિલ્હીમાં એને આપણી પર આપણી કરતા વધારે કોન્ફિડન્સ છે, આનો મતલબ એટલો હોય. એટલે આપણી પોતાની પર તો કોન્ફિડન્સ આપણે રાખવો જ પડે અને સપોર્ટ બી કરવો પડે. હું બધું જ સપોર્ટ કરું છું, પણ આપણે ધંધાની એટલે તો આપણે બિઝનેસ ની વાત કરી લઈએ ક્લાયન્ટ કસ્ટમર્સ માટે જી કે કોમનવેલ્થ આવે છે, યસ, વસ્તુ મોંઘી થવાની છે. કોઈ એમ પૂછે મને શું ઇમ્પેક્ટ આવવાનો છે, તો આ જ ઇમ્પેક્ટ આવવાનો છે. હવે સૌથી જોરું તમે એવું કહો કે તમે લંડન જાઓ, ન્યુયોર્ક જાઓ, ત્યાં રોડ રસ્તા કેવો રોડ છે, અહીંયા પૈસા અપાય, અહીંયા પૈસા આપે. તમારે તમારા શહેરને એવા પૈસા, તમારા ઘર જે આજે છે ને જે ફ્યુચરમાં થવાનું છે એના માટે એવા પૈસા નથી કરવા ઘરના. અલ્ટિમેટલી જે લોકો બોલે છે કે અમને કઈ ઇમ્પેક્ટ નથી થવાનો, the reality is the most impacted audience in a good way is going to be that. બાકી જે મોટા સાહેબો છે જેમની મોટી ગાડી છે એમાં રોડમાં એક ખાડો વધારે આવતો તો એમનું સસ્પેન્શન બહુ મસ્ત છે, એમને ફરક નથી પડતો. સૌથી આ રિયાલિટી ની વાત કરું છું, એટલે થોડી ખારી વાત છે, પણ આપણી દેશની જે મેજોરિટી પોપ્યુલેશન છે, મિડલ ક્લાસ પોપ્યુલેશન છે, એને મારા નજરે, મારા સંદર્ભોમાં એને સૌથી વધારે લાભ થઈ ગયો. મેટ્રોની જયારે ફિઝિબિલિટી સ્ટડી ચાલતી હતી ત્યારે હું પોતે વિચારતો હતો કે યાર જરૂર છે, કોણ વાપરશે, કેટલા લોકો વાપરશે. આજે તમે કોઈ પણ ટાઈમે મેટ્રોમાં જઈને બેસો, મને નથી લાગતું કે તમને બેસવા માટેની જગ્યા મળે. હા બરાબર છે, એટલું સારી રીતે લોકો યુઝ કરી રહ્યા છે. આ જ પ્રશ્ન BITS વખતે બી આવ્યો, BITS વખતે બી આવ્યો. ભરેલી ગઈ છે અને બી આવ્યો હતો. એટલે એ જે કોમન પ્રશ્નો છે ને કે જે એક નેગેટિવિટી છે એ તો રહેવાની જ છે. કોમનવેલ્થ નું અનાઉન્સમેન્ટ થયા પછી 2010 આઈ થિંક કોમનવેલ્થ ની વાતો થઈ, લોકોએ ઘણા લોકો વિડીયો બનાવ્યા. એના પછી આ કોમનવેલ્થ ના અંદર જે પ્રમાણે આપણે દાવેદારી લીધી
આપણા કોમ્પિટિશનમાં કોણ હતું એના ઉપર લોકોએ વિડીયો બનાવ્યા કે ભાઈ આપણી કોમ્પિટિશનમાં તો કોઈ હતું જ નહીં આ બધા. પણ સી તમે 2010 પછી એવી જગ્યાએથી તમે નીકળ્યા છો જ્યાં આપણી ઇમેજ ખરાબ થઈ અને 2030માં અમદાવાદ જયારે નિભાવે છે તો એ કેટલું તાકાતથી અને કેટલા પોઝિટિવ થિંકમાં અમદાવાદ વિચારી રહ્યો છે, અમદાવાદની ગવર્મેન્ટ અને લોબી વિચારી રહી હશે કે ભાઈ મારે આ પ્રૂવ કરીને બતાવવું છે કે પાસ્ટમાં જે પણ થયું પણ 2030માં એ એવું થશે કે જેને દુનિયા પણ ના જોયું, રાઈટ? આઈ થિંક મને તો આવું જ લાગી રહ્યું છે અત્યારે. જ્યાં બીજા કોઈ લોકો ટેન્ડર ના ભરે ને, ઓપ્શન ના ભરે ને, એ જગ્યાએ તમારે સમજવું પડે કે ખરેખર એ વસ્તુ થવા માટે તમે કેટલું લેગવર્ક કર્યું હશે ને તમે ઇમેજિન ના કરી શકો. આપણે બધા બિઝનેસ માંથી આવીએ, સોરી આ બહુ ઇનડાયરેક્ટ વાત છે ને, આનાથી વધારે ક્લિયરલી હું બોલી નહીં શકું, બરાબર? પણ જયારે એવી પરિસ્થિતિ હોય ને ત્યારે સૌથી વધારે મહેનત થઈ હોય. હા, એ જ કહેવા માંગુ છું. ત્યારે સૌથી વધારે મહેનત થઈ હોય કે બીજું કોઈ ટેન્ડર આવે નહીં, હે ને? હવે એનાથી વધારે મુન્દ્રાનો પોર્ટ એને ગુડ વે, સોરી મુન્દ્રા પોર્ટ છે, બરાબર છે. હવે મુન્દ્રા પોર્ટ જે તે ટાઈમે એકદમ ખાલી બંજર જગ્યાઓ જતી, કશું હતું ત્યાં, બરાબર છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ ત્યારે ગવર્મેન્ટે પોતે કદાચ 2 કે 3 જણને અપ્રોચ કરેલા હોય, અદાણી સાહેબ હોય કે અંબાણી હોય કે એવા 3 કે 4 જે બિગ પ્લેયર્સ હોય, બરાબર છે. તો ત્યારે થોડી એવી કોઈ મોટી બીડ્સ આવી હશે કે એવું હેલ્ધી કોમ્પિટિશન આવ્યું હશે. પણ પેલા ભાઈને ફોર એક્ઝામ્પલ અદાણી સાહેબ છે, તો એમને એક વિઝન દેખાયું કે ભાઈ ચલો જગ્યા મને ભલે સસ્તા મળે છે પણ મારે એની પાછળ 10,000 કરોડ કે 15,000 કરોડ ખર્ચીને એવું ઇન્ફ્રા રેડી કરવું કે પછી આખી દુનિયા અહીંયા આવીને આ પોર્ટ પર બધું વેપાર કરે. સમજો, પ્લેયર તો એક જ હતો, પણ એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે ઓછા પ્લેયર હોય તો પછી અહીંયા શું થશે કે શું નહીં થાય, કે આ તો ઠીક છે એમને મળી ગયું. પણ એની માટે જે સ્ટ્રેસ, જે ફાઇનાન્શિયલ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે નાખેલું હોય અને વર્ષો સુધી રાહ જોવી હોય, પકવી હોય, ત્યારે જઈને એ વસ્તુ મળે. એટલે 30માં કોઈ જાદુ નથી થઈ જવાનો, પણ એની તમને લોંગ ટર્મ 10-15 વર્ષમાં તમને ડેફિનેટલી એ ભોગવવા મળશે. બોલવા વાળા તો બોલવાના જ છે. જયારે સ્ટેડિયમ નવું બનતું હતું, આપણું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ જૂનું તૂટીને નવું બન્યું, તો લોકો એમ કહેતા કે શું જરૂર છે નવા સ્ટેડિયમની, મેચ તો આમાં રમાય જ છે ને. પણ હવે નવા સ્ટેડિયમ બન્યા પછી કેટલા બધા પ્રોગ્રામ થાય છે, કેટલા બધા પ્રોગ્રામ થાય છે, કેટલી બધી આજુબાજુ વાળાની ઇન્કમ થાય છે. કોન્સર્ટ હું જોવા ગયો, બરાબર છે. જોડે હવે તમે વિચારો કે એ કોન્સર્ટની અંદર હું વાયા મેટ્રો ગયો હતો. મારી જોડે લગભગ કોઈ મને ધ્યાનમાં નથી આવતું કે જે આપણા ગુજરાતના લોકો તો હતા 5-10%, મોસ્ટલી લોકો આવ્યા હતા આઉટ ઓફ ગુજરાતથી, બેંગ્લોર, મુંબઈ, દિલ્હીથી. પહેલી વાર ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં આવ્યા હતા. બાકી એ અમદાવાદમાં ક્યારે શું આવે? હું બોમ્બે અને અમદાવાદ બંને ગયો. એ અમદાવાદ આવ્યા અને બોમ્બેમાં બહારના લોકો ઓછા હતા અને અમદાવાદમાં બહારના લોકો વધારે હતા. હવે એ અમદાવાદ જગ્યાએ ગયો તો હું આ વસ્તુ ક્લેમ કરું છું. એ અમદાવાદ આવ્યા તો અમદાવાદની કંઈક ઇમ્પ્રેશન તો લઈને ગયા હશે કે યાર સ્ટેડિયમ જોરદાર હતું, આ લેવલનો કોન્સર્ટ આટલો જોરદાર મેનેજ કરેલો છે, બિલ્ડિંગ સારા છે, કે ડેવલપમેન્ટ સારું થઈ રહ્યું છે. તો એ જે હજારો કે લાખોની સંખ્યામાં લોકો અમદાવાદની કંઈક ઇમ્પ્રેશન તો લઈને ગયા ને. હવે એ જ લોકો પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવા અમદાવાદ આવશે. એ તો વાત છે, એ જ વાત છે. એટલે આ એક આખી એક સાયકલ છે ને. આ એવું તમે સમજો કે આ મોટા પાયાનું માર્કેટિંગ છે અમદાવાદ ગાંધીનગરનું, કે ભાઈ અમદાવાદની પાસે આ કેપેસિટી છે, જો અમારી પાસે આ કરવાની કેપેસિટી હોય તો તમે રહેવા માટે બી આવી શકશો. એટલે એકદમ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં ના જોવાય, એમ દરેકના શેડ્સ હોય છે. હા, એવી જ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ 360 ડિગ્રીઝ. તમે જયારે જગ્યા લો ને તો એક બાજુ તમે વકીલ પાસે ટાઇટલ કરાવો, બીજી બાજુ દસ્તાવેજ કરાવો એટલે તમે વેલ્યુએશન કરાવો, ત્રીજી બાજુ તમારી એન્જિનિયરિંગ ટીમ જઈને કમ્પાઉન્ડ વોલના પાટિયા મારે, લેન્ડ હિસ્ટ્રી ચેક કરે, કેટલું બધું થાય ને. સો everything is a part of something bigger that has been planned for Ahmedabad in my opinion. True. કારણ કે અત્યારે આપણે ખાલી કોમનવેલ્થ ની વાત કરી રહ્યા છે, આપણે 2036 બધા ભૂલી રહ્યા છીએ. સાચી વાત છે. રાઈટ, બરાબર. એ તો ખાલી એક સેમ્પલ છે, એડ છે, ટ્રેલર છે. સો બી રેસ્ટ અશ્યોર્ડ. આઈ થિંક એઝ અ હોલ અમદાવાદમાં લાઈક તમે કીધું કાલ કરતા હો તો આજ કરજો, ના જ કરતા હો તો અત્યારે કરજો, રહી જશો. પછી ના કહેતા કે રોડ થઈ ગયો અને ભાવ વધી ગયા. અને આ વસ્તુ ખાલી બાયર એન્ડ યુઝર માટે નથી, ડેવલપર માટે બી છે કે ભાઈ કાલે લેન્ડ લેવી હોય તો આજે લઈ લેજો, નહીં તમારે તો અહીં જવું છે વેચવા. ના, આ તો લેવાની વાત છે, મારે બી હવે લેવાની જવું પડશે ને. સો કાલે લેતા હોય તો આજે લઈ લેજો, નહીતર તો લેન્ડ મોંઘી થશે તો તમારો પ્લેન મોંઘો વેચાશે. ઓકે, સો
કયો બેસ્ટ એરિયા તમે પ્રિફર કરશો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે અને રેસિડેન્શિયલ માટે અમદાવાદ અને ગાંધીનગર? સી દેર ઇઝ નો સચ થિંગ એઝ બેસ્ટ એરિયા. દરેક એન્ડ યુઝર જે મકાન પરચેસ કરે છે ને એ પહેલા દિવસથી નક્કી જ કરીને આવ્યો હોય છે. મને આટલું સુધી એવો કોઈ નથી મળ્યો ક્લાયન્ટ કે હું તો અમદાવાદ બી જોઈ રહ્યો છું અને મારે પેલી બાજુ બી લેવું છે અને ગાંધીનગરમાં બી લેવું નહીં. એને ગાંધીનગરમાં લેવું છે. હવે ગાંધીનગરમાં ક્યાં લેવું છે? એ શું કરશે? 10 જગ્યાએ ફરશે. એને કઈ જગ્યાએ વાઇબ સારા આવ્યા, કઈ જગ્યાએ એને પ્રોજેક્ટ સારો મળ્યો, કઈ જગ્યાએ કયા બિલ્ડરનો પ્લાન ગમ્યો, કઈ જગ્યાએ એનો પ્લાન સેટ થયો, એને કનેક્ટિવિટી કઈ સેટ થાય છે. સો એવરી બાયર હેઝ અ માઇન્ડસેટ કે મારે અહીંયા લેવું છે. પણ પછી એનું એ થિંકિંગ બી ચેન્જ થતું હોય છે ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ મોર એરિયા ઇટ સીઝ. હવે કોઈને ફોર એક્ઝામ્પલ હિંમતનગર થી સારા સિટીમાં શિફ્ટ થવું છે, સારા લોકેશનમાં, એટલે બેટર લોકેશનમાં, તો એ શું પ્રિફર કરશે? તું ગાંધીનગર રહો કેમ કે મને હિંમતનગર નજીક પડશે. પછી એ વખતે સોલા બોપલ નથી જવાનું. પણ હવે કોઈ મારે કડી કલોલ વાળો હોય તો એને એમ થાય કે યાર હું આમ બી જતો રહું, આમ બી જતો રહું. વૈષ્ણોદેવી જતો હતો. એવી જતો રહું. એ સંદર્ભમાં નથી કહી રહ્યો હું એવી રીતે કહી દઉં છું. સી હવે જયારે બી 5 વર્ષ પહેલાની વાત કરીએ, કોવિડ પહેલાની વાત કરીએ, તો હું જયારે પણ અહીંયા શરૂઆતમાં મેં ગાંધીનગર આવ્યા, રાઈટ, તો અમે સરગાસનના અંદર જે આસ્કા હોસ્પિટલ છે એના આજુબાજુમાં અમે થોડું વર્ક કરતા હતા. કઈ જ નતું એમ. જયારે ત્યાં 18,000 ભાવે આપણને ફ્લેટ મળી જતો, 16,000 ભાવે. અત્યારે બધા 30, 35 ઓલમોસ્ટ ડબલ થઈ ગયું. હું એવી જ રીતે વાત કરી કે જે નેક્સ્ટ 5 યર રાઈટ, તો એઝ અ ઇન્વેસ્ટર એ ટાઈમે કદાચ મેં આ એરિયાના અંદર મેં લઈ લીધો હોત તો હું અત્યારે ડબલ પૈસા થઈ ગયો. એવી જ રીતે એવો કયો એરિયા આવશે next time? There can't be one answer. Believe me, it has to be anywhere that is connected with a good public transport system. In my point, તમે અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ગિફ્ટ સિટી આ ત્રણેય લોકેશનમાં જ્યાં જ્યાં તમને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ નજીક છે ને, તમે જીતશો. અને આટલો જવાબ આપી શકો, એનાથી વધારે હું નથી આપી શકતો. દરેક માણસનો, દરેક કસ્ટમર એક ઉદ્ગમ બિંદુ હોય છે કે મારે આનાથી જ મેજરમેન્ટ કરતો હોય. હવે તમે સમજો કોઈ એમ કે ગાંધીનગર મને દૂર પડે છે તો હું એને શું પૂછું ખબર? ક્યાંથી તમે માપો છો સાહેબ? ક્યાંથી દૂર પડે? એક્ઝેક્ટલી. મતલબ દૂર એટલે શું હોય? તમે 16 થી માપો તો દૂર પડે, પણ હું એમ કહું કે તમે સેક્ટર થી માપો તો નજીક પડે. હવે મારો એક પ્રોજેક્ટ છે ફોર એક્ઝામ્પલ પીડીપી રોડ ઉપર, કોઈ કે અરે હાઈવે થી આટલું અંદર હોય. અરે તો મેં કીધું કેમ તમે આ હાઈવે થી તમે કયા સેક્ટરમાં? મને કે હું તો સેક્ટર 26 માં રહું. મેં કીધું આ હાઈવે તમારું સેક્ટર 26 ક્યાં ગયું? આ પોઈન્ટ થી. સો ઉદ્ગમ બિંદુ હોય દરેક કસ્ટમરના મનમાં. કોઈને વૈષ્ણોદેવી ગમશે, કોઈને ઝુંડાલ ગમશે, કોઈને તપોવન એરિયા ગમશે, કોઈને ભાટ ગમશે, કોઈને પીડીપીયુ, કોઈને ગિફ્ટ સિટી, કોઈને સરગાસણ. કોઈ બી એરિયા એવું નથી કે આ જ એરિયા પોકેટ છે. બાકી તમે સમજો અમે 3 જણા છે ને બાજુમાં એ જ લોકેશનમાં 3 સ્કીમ મૂકી દઈએ જો એવો એરિયા હોત. સાચી વાત છે. પણ એવું નથી. દરેક ડેવલપરને એવું છે કે ભાઈ બધો જ એરિયા ડેવલપ થશે. ટ્રાય સિટી જે આપણે કહીએ છીએ, વિચ ઇન્ક્લુડ્સ અમદાવાદ, વિચ ઇન્ક્લુડ્સ વૈષ્ણોદેવી, રિંગ રોડ, ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર, સરગાસણ, બધું જ ડેવલપ થવાનું છે. આ બધું જેટલી જગ્યા અત્યારે ખાલી પડી છે ને 2050-60 સુધી બી ડેવલપ થશે ને તો એ જગ્યાઓ બાકી રહેવાની છે. આ કોઈ ગામનો નહીં, આ 3 શહેરોની ઉજવણી છે. ટ્રાય સિટી. એ સમજાય કેવું હોય છે ખબર છે કે અંદર વાતો થતી હોય કે હ્યુમર્સ ફેલાવતા હોય કે ભાઈ સી તમારે જયારે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય, એક કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલા સૌથી પહેલા લોકો રિસર્ચ કરતા હોય, રાઈટ. રિસર્ચમાં ધારો કે સ્ટોક માર્કેટનું રિસર્ચ હોય તો એના બધા શું કહેવાય બેલેન્સ શીટ જોતા હોય, એમનું શું પ્રિફર, એમનું ફ્યુચર પ્લાન શું છે, એ કયા ટેકનોલોજીમાં આગળ વધશે, એમાં કઈ રીતે આગળ વધશે. એવી રીતે રિયલ એસ્ટેટમાં લોકોનું કેવું એવું થતું હોય છે કે સૌથી પહેલા એ જોવાનું કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્યાં આવવાનું છે. સેકન્ડ થિંગ એ આ થોડુંક કદાચ સાચી વાત છે તમારી. સેકન્ડ જે છે ને એ કેવી રીતે કહું કે મારે તો શું જે ગવર્મેન્ટમાં જે વચ્ચે બોલ્યા મારે તો શું, પછી ગવર્મેન્ટ બોલ્યા એટલે એવું નહીં, પણ એટલે આપણા પર એક બંદૂક આવવાની જે પણ સૌથી પહેલા નેતાઓની જમીનો હોય ને જે સસ્તા ભાવમાં લીધે, લાઈક ગિફ્ટ સિટી. ગિફ્ટ સિટીમાં જયારે વાત થતી હતી ને તો સૌથી પહેલા ન્યૂઝ કે ભાઈ અમિતાભ બચ્ચનની આટલી જમીન ખરીદી છે વોટ એવર. આ તો મને એ ટાઈમે એવું થતું કે ધીસ ઇઝ અ રાઈટ ટાઈમ કે એ એરિયાના આજુબાજુ તમે જમીન લઈ શકો, ફ્લેટ લઈ શકો, રાઈટ. હું એવી જ રીતે વાત કરી રહી છું કે એ ટાઈમે સારું તમારું રિસર્ચ હોવું જરૂરી છે કે તમારે ન્યૂઝ વગેરે વાંચતા હોય. એટલે આવા લોકો ફેલાવતા હોય છે વાત કે સૌથી વધારે. No, you could be right, you could be wrong. I really don't have a black and white answer for this. સર્કલ બેક જ કરવું પડે છે વારંવાર. મને એ જ લાગે છે કે તમે જે પોકેટમાં છો ને, તમે જ્યારે આટલી મોટી ઇવેન્ટ થતી હોય સિટીમાં, દરેક પોકેટનું કંઈક ના કોઈક રીતે કંઈક ના કંઈક અલગ ટાઈપનો ઉપયોગ
થતો હોય છે અને તમારે એ રાઈટ પ્રોડક્ટ ફિટ એ પોકેટ માટે બનાવવાની છે. જમીન તમે ક્યાં લેશો એનાથી ફરક નહીં પડે, એ જમીન ઉપર તમે શું કરશો ને જે પોકેટમાં છો ત્યાંથી. તમે કહો છો કે ગવર્મેન્ટ નું ક્યાંક કોઈક આવી રીતે લેતું ઇન્ફ્લુઅન્સ નહીં, જમીન નહીં, આપણે એક્ઝામ્પલ આપ નોર્મલ પણ એમાં શું થશે, એમાં વર્સ્ટ કેસ સિનેરિયો શું થાય, બેસ્ટ કેસ સિનેરિયો શું થવાનું, જ્યાં તમે કહો છો કે ગવર્મેન્ટમાંથી કંઈક આમ આ પોકેટમાં લે કે પેલા પોકેટ, બેસ્ટ કેસ સિનેરિયો શું થવાનું, ગવર્મેન્ટ એને પ્રાઇવેટ ડેવલપમેન્ટ કરવા દેવાની ના, ગવર્મેન્ટ એના જોડે એક્વિઝિશન કરી લેવાની જે ગવર્મેન્ટને કરવાનું છે. બાકી જે તમારે એઝ અ પ્રાઇવેટ બોડી, એઝ અ પ્રાઇવેટ પાર્ટી કરવાનું છે એ તમારે ડેવલપમેન્ટ જ કરવાનું છે પોતાનું પર્સનલ. સિમ્પલ છે કે આજે કોઈ કેવું કહે છે કે ભાઈ મારી જોડે બે થી 3 ટાઈપના ઇન્વેસ્ટર્સ હોય. કોઈકની જોડે 20-25 લાખ જેટલું અમાઉન્ટ છે, કોઈકની જોડે 1 કરોડ 2 કરોડ જેવું અમાઉન્ટ છે, કોઈક HNI છે કે જેની જોડે કે 100 કરોડ રૂપિયા લો. ચલો રૂપિયા છે, બરાબર છે. હવે કોઈક તમને એવું કહે કે આ જ એરિયામાં ઘર કે જમીન લેવાય, બરાબર છે, પણ તમારી કેપેસિટી જ નથી એરિયામાં લેવાની, તમારી જો બધા જ ન્યૂઝ છે, તમે શું કરશો? એટલે તમારી જ્યાં કેપેસિટી હોય, તમારી જ્યાં કેપેબિલિટી હોય ત્યાં તમે જગ્યા, જમીન કે ફ્લેટ કંઈ પણ લો, એ વધવાનું જ છે. યસ, ક્યાંક થોડું જલ્દી વધે, ક્યાંક થોડું મોડું વધે, પણ વધવાનું જ છે. પછી 25 લાખના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમે પછી એવું કહો કે હું ગાંધીનગરમાં 2 વીઘા જગ્યા લઈ લઉં, તો હાઉ ઇઝ ધેટ પોસિબલ? એ પોસિબલ ના થાય. પણ એ 25 લાખમાં કદાચ તમને તમારા ગામડે 3-4 વીઘા જગ્યા મળી જતી હોય તો તમે ત્યાં જગ્યા લો. એવું જરૂરી નથી કે ગાંધીનગરમાં જગ્યા લેવી. નહીં, એમાં થોડુંક હું ડિસાઇડ થયું, લાઈક જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે લેતા હોય ને તો હું એરિયા નથી જોતો. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે હું લેતો હોય તો એરિયા જોઉં છું, પ્રિફરેબલ કરું તો વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ ફ્યુચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, શું આવવાનું છે શું નથી આવવાનું, રાઈટ. માની લો કે મારે રહેવા માટે જ જોઈએ છે તો હું પ્રિફરેબલ કોઈ પણ એરિયામાં થઈ શકું, એ પણ જોઉં છું કે કયા એરિયામાં મારે જવું છે, રાઈટ. હવે માની લો કે ઘણા એવા લોકો, હવે પર્સનલી મારો અનુભવ ઘણા મારા પેરેન્ટ્સના અને મારા અનુભવ બી એવા થયા છે કે ગાંધીનગરમાં જ અમારી એક ઓફિસ હતી. હવે એ ઓફિસમાં અમે લીધું, રાઈટ, અમે જયારે પણ લીધું એ ટાઈમે તો રેરા નતું, અમે પરચેસ ઓફિસ કરી લીધી. હવે સમટાઈમ ગવર્મેન્ટના એક બ્રિજ પાસ એના આગળથી થઈ ગયો તો અમારી આખી માર્કેટ વેલ્યુ ઘટી ગઈ. એઝ એન એન્ડ યુઝર તમે જે કહો છો, હવે આ ગવર્મેન્ટ ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ આવ્યો, બરોબર છે, એ ગવર્મેન્ટ એલિવેટેડ બ્રિજ બનાવો કે પછી અંડરપાસ બનાવો, એ બધી વસ્તુ સેપરેટ છે. અને તમે તો ઓફિસ લીધી ને, એ ડેવલપરે તો જમીન લઈને બિલ્ડિંગ બનાવી છે, તો તમારા કરતા વધારે ઇમ્પેક્ટ એના ઉપર આવ્યો છે. અને એન્ડ યુઝર, તમે જે આગળની વાત કરી કે ભાઈ કોઈની જમીન હોય, આ છે તે છે, પણ એન્ડ યુઝરને કોઈ ફરક નથી પડતો. બીકોઝ જમીન કોની છે, મારો ફ્લેટ વાળો મને કોઈ દિવસ એવું નથી પૂછતો કે ભાઈ આ જમીન તમે કોની જોડે લીધી ને એની પહેલા કોની જમીન હતી. રાઈટ નાઉ ઇટ ઇઝ અ કંપની લેન્ડ, એના પર કંપની બિલ્ડિંગ બનાવે છે, કંપની ફ્લેટ સ્કીમ બનાવે છે, ને એ માણસ ફ્લેટ લેવા આવ્યો છે. હવે તમે આજે હવે સેકન્ડ વાત કરી કે ઓફિસ લીધી અને બ્રિજ નીકળ્યો, માર્કેટ વેલ્યુ ડાઉન થઈ ગઈ, એવું કશું નથી હોતું. તમારું વિઝન કપાયું છે ને, બિલ્ડિંગ તો એને. મારો પોઈન્ટ એ છે કે તમે સુરતમાં જાઓ તો સુરતમાં બધું સસ્તું છે, કશું નથી સસ્તું. એવો ક્યાંય નિયમ છે કે બિલ્ડિંગ ના આગળથી બ્રિજ જતું રહે તો એનો ભાવ પડી જવો જોઈએ, એવો ક્યાંય કોઈ નિયમ નથી ને. એ નિયમ કોણે બનાવ્યો? આપણે આપણા માઇન્ડસેટ થી બનાવ્યો. તમે એક સિમ્પલ વસ્તુ કહું, જે પાસર બાય જવાનો હતો ને ઉતાવળમાં, એ જવાનો જ હતો, એને કોઈ સિગ્નલ, કોઈ ફ્લાયઓવર, કોઈ ચોકડીથી ફરક ત્યાં ઉભો રહેવાનો હતો ને, એ ઉભો રહેવાનો જ. તમે ટેકનિકલી વિચારો તો ખરેખર સારું નહીં. એ 4 રસ્તા પર જ્યાં પહેલા ટ્રાફિક થતો હતો, બરાબર છે, કે જેના લીધે કદાચ બિલ્ડિંગમાં જે ક્રાઉડ આવતા એક ટાઈમે વિચારે કે ગાડી જવું કે ના જવું, ત્યાં અત્યારે હવે એ ટ્રાફિકની સમસ્યા બી તો ઓછી થઈ જ ને. બીજું તમે કદાચ ઇમ્પેક્ટ આવ્યો હોય ને આવા કેસમાં, તો ઇમ્પેક્ટ કોને આવ્યો છે? જેને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં મોટા શોરૂમ્સ છે, જેને લો કોમોડિટી આઇટમ્સ વેચે છે, કે કોઈ કેફે છે, કે કોઈ પાનનો ગલ્લો, એને ઇમ્પેક્ટ આવે. જે વ્યક્તિને ઓફિસમાં કામ કરવું છે, ધંધો એનો પબ્લિક ફૂટફોલ વાળો ધંધો જ નથી, એને તમે 5મા માળે ઓફિસ આપો કે 12મા માળે ઓફિસ આપો કે હાઈવે પર આપો કે હાઈવે થી 10 કિલોમીટર અંદર આપો, એને કોઈ ફરક પડવાનો નથી. એને લાઇટ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, ઇન્ટરનેટ છે, વાર્તા પતી ગઈ. તમારી 100% વાત સાચી. ત્યાં નવરાત્રીનો ટાઈમ હોય છે ત્યારે આપણે ગરબા કરવા ક્યાં ને ક્યાં જતા હોય, ક્યાં ને ક્યાં જતા હોય. કેમ જઈએ છે? કેમ કે એણે ત્યાં એ રીતની વસ્તુ ક્રિએટ કરેલી છે, એનું ગ્રાઉન્ડ, એનું મેનેજમેન્ટ, એના આર્ટિસ્ટ, એનું ડેકોરેશન. 30-30 કિલોમીટર આપણે લાંબા થતા હોઈએ છીએ. દેર હેઝ ટુ બી એન ઇકોસિસ્ટમ. મારા લગ્ન થયા ને તો રિસેપ્શન હતું, અને રિસેપ્શન અમે ક્યાં રાખ્યું હતું? ગામના પાદરે. વિચારે જ નહીં, મોટા ચિલોડા ગામમાં રાખ્યું હતું, ખેતર હતું, આંબાવાડી હતું અમારું, એમાં સરસ અમે કર્યું. કોઈ વિચારે કે યાર કોણ આવશે, બધા એવું વિચારે કે યાર અમે છેક બધા આપણા બિલ્ડરો બધા જનરલી મેજોરિટી ગેસ્ટ હોય એ ક્યાંથી આવે? તો થલતેજથી આવે, સિંધુ ભવનથી આવે, કે 45 મિનિટ 50 મિનિટ એવું થાય એમ આવતા.
પણ એ લોકો જયારે આયા ત્યારે એવું કીધું કે ભૂતોન ભવિષ્યથી કેટલા આયા એવી લોકેશન ઉપર ઇફ યુ થિંક અબાઉટ ઇટ, there were more than 2500 people at that wedding reception, which is 45 minutes out of, એટલે 15 મિનિટ તો તમને અહીંયાથી નીકળો ને તો 15 મિનિટ થાય અત્યારે, હજી કદાચ 20 મિનિટ થાય આ ટાઈમે. એટલે એવું નક્કી કરવું કે અહીંથી બુલેટ ટ્રેનનો થાંભલો નીકળવાનો છે, કે અહીંથી મેટ્રો નીકળવાની છે, કે અહીંથી બ્રિજ નીકળવાનો છે, એવા ન્યૂઝ મને મળે તો હું અહીં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું કે ના કરું, એ યુ કેન નોટ જજ. એટલા ઇન્સાઇડર ન્યૂઝ કદાચ ડેવલપર જોડે બી નથી હોતા. તો એવું આ મિથ છે. બધાને એવું લાગે બિલ્ડર ને બધું ખબર હોય, એવું નથી. તમને જ નથી ખબર હતી. અને બેસ્ટ સોર્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે કે રિયલ એસ્ટેટમાં આવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવું એટલે હતું. તમે બે જાતના તમે કઈ રીતે તમે એઝ અ એન્ડ યુઝર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ની વાત કરો છો, End user, end user. તો એની કેપેસિટી કેટલી? આજે સાદા એન્ડ યુઝર ની કેપેસિટી શું? કરોડ 1.5 કરોડમાં તમારા 80% ઇન્વેસ્ટર આવી ગયા 1.5 કરોડ સુધીમાં, જેમાં હું પોકેટ મનીની વાત કરું છું. તમે લોન ગણો તો ચલો 2.5 કરોડ 3 કરોડ સુધીમાં 80% એ લોકોને બિલ્ડિંગ 200-200 કરોડનું પ્રોજેક્ટ હોય કોઈ બી, એની જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી. એમને એટલું જ જોવાનું છે કે મારે શું કરવું, રહેવા જવું છે તો બી મારે સારી ક્વોલિટીની વસ્તુ લેવી છે, તો સારો બિલ્ડર શોધું, સારું લોકેશન શોધું, સારો પ્લાન શોધું, મને શું અનુકૂળ આવે છે અને મારા અનુકૂળતા પ્રમાણેની એમ્યુનિટીઝ છે કે નહીં, આ 5 જ વસ્તુ જોવાની હોય એઝ અ એન્ડ યુઝર. બાકી કઈ જોવાની જરૂર નથી. પણ એમને એને 50 લાખનો ફ્લેટ લીધો, બાકી શોર્ટમાં તમને કીધું 5% એ મળે. જો તમે એન્ડ યુઝર તરીકે લો છો તો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના વિચારી શકો. તમે એવું ના વિચારો કે મારા કેટલા પૈસા વધ્યા. તમે રોજ બિલ્ડરને પૂછો કે આજે તમારો ભાવ શું વધ્યો, મેં તો 38 માં લીધેલો, તમારો 39 થયો, એ બધું ના હોય. એન્ડ યુઝર ને ઘર જોડે લાગણી હોય, એ જયારે એ રીતે ભાવ ચેક કરે તેની લાગણી ઓછી થાય. લાગણી ઓછી અમૂલ્ય છે ને એના માટે. અને બીજી વસ્તુ, તમારે અગર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લાઈક સમથિંગ દેટ વી ઓલ વુડ બિલીવ કે ક્યાં ભાવ વધવાનો અને ક્યાં ગ્રોથ થવાનો, તો હું એવું કહું છું કે સરગાસણ, ગિફ્ટ સિટી, રાયસણ, બેસિક ગાંધીનગર વાળો આખો એરિયાને બહુ મોટું બૂસ્ટ મળવાનું. કારણ કે ગિફ્ટ સિટીના અંદર પણ ઘણી ઇવેન્ટ્સ પ્લાન થઈ રહી છે. એવી રીતે જ ઘણી બધી ઇવેન્ટ્સ IIT ગાંધીનગરના કેમ્પસમાં પણ પ્લાન થઈ રહી છે. એવી રીતે તમે બીજી બાજુ આખું તમારું સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ જુઓ તો તમારું આખું કોટેશ્વર અને ભાટવાળો એરિયા પણ ડેવલપ થઈ રહ્યો છે. પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં તમે વાત કરો, હોટેલ્સ, રેસિડેન્શિયલ સ્પેસીસ, આ બધા માટે ઘણા બધા CBDs ઉપર ફોકસ થઈ રહ્યા છે. જેવી રીતે ગિફ્ટ સિટી ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ CBD, ત્યાં હોટેલ્સ એના ઉપર ફોકસ થવાનું. તમે બીજી બાજુ સિંધુ ભવન પર જશો, SP રિંગ રોડ પર જશો, એ આખા સ્ટ્રેચમાં હોટેલ્સ ઉપર ફોકસ થવાનું છે. અને એ બધી વસ્તુની ડિમાન્ડ વધી રહી છે. એમાં પણ ઘણા બધા ડેવલપર્સ નવા અલગ અલગ ટાઈપના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોડલ્સ લાવવાના છે લોકો માટે. બટ પોઈન્ટ ઇઝ વેર યુ ફીલ યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ સેફ ફોર યુ, where you feel you are comfortable extending your money out of pocket, કે તમારું જીવનમાં તમને તકલીફ ના પડે ખર્ચો કરવામાં, પ્રોડક્ટ સારી છે એવી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરજો. કોમનવેલ્થમાં ખરેખર આખા શહેરને અસર થાય છે, આ ફેક્ટ છે. બાકી તમે અગર મારા મોડેથી એરિયા પૂછતા હતા તો બીજી બાજુ તમને વાપા પણ મળશે, પણ ઇટ ઇઝ નેવર વન થિંગ. મને ખબર છે તમે આજે આન્સર શોધતા તમારા જોડે, જોક્સ અસાઇડ, બટ સ્પોર્ટ્સ તો બધું થવાનું તમારે મોટેરામાં, નવરંગપુરા આપણે સ્ટેડિયમ છે ત્યાં થવાનું, ગિફ્ટ સિટીમાં બી થવાનું, IIT માં પણ થવાનું. એટલે એવરીથિંગ ઇઝ કનેક્ટેડ. બી રેસ્ટ અશ્યોર્ડ, ફાઇન્ડ સમબડી હુ યુ કેન ટ્રસ્ટ એઝ યોર રિયલ એસ્ટેટ પાર્ટનર, અને તમને કમ્ફર્ટેબલ હોય એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી લેવી જોઈએ. 100% સિમ્પલ છે ને કે આજે 25 લાખની કેપેસિટી છે, કદાચ તમે લોન લો છો તો 25 ના 50 લાખની તમારી કેપેસિટી છે. હવે 50 લાખમાં કદાચ તમને ગિફ્ટ સિટીમાં કે ગાંધીનગરમાં ફ્લેટ ના મળતો હોય, બરાબર છે, તો તમે ત્યાંથી કદાચ 5 કિલોમીટર દૂર જશો, કાં તો તમે કોઈ જગ્યાએ એવી જગ્યાએ જશો કે જ્યાં થોડું અફોર્ડેબલ હજી મળતું હોય. પણ તમે પછી એવું તો નહીં કરો કે મારે ગાંધીનગરમાં લેવો છે તો હું બીજું હજી 50 લાખનું બીજું સાહસ કરું. એટલે તમારે પહેલા પોતાની કેપેસિટી ઇનકેપેબિલિટી તો જોવી જ પડે કે ભાઈ મારી જોડે કેટલા રૂપિયા હાથ પર જાય, કેટલા હું વ્યાજ પર લઈને ઇન ફોર્મ ઓફ હોમ લોન તરીકે હું ભરી શકું છું. પ્લાનિંગ એ રીતે જ કરાય. પછી તો બાકી તો પછી એવું ના થાય કે ભાઈ આખા ગુજરાતના ઇન્વેસ્ટર ગિફ્ટ સિટીમાં આવી જાય, કે બધા ગાંધીનગરમાં જ આવી જાય, કે બધા બાપામાં જ જતા રહે, કે બધા સિંધુ ભવન જાય. પોસિબલ ના થાય. એક સિલેક્શન કરવા માટે તમારો 100 ચેકલિસ્ટ હોય છે, નાના મોટા મળીને. રાઈટ. એ બધા ચેકલિસ્ટ ક્યાં તમારો ફૂલફિલ થાય છે, તો મેક્સિમમ ચેકલિસ્ટ ક્યાં ફૂલફિલ થાય છે, એ ત્યાં જ્યાં ચેકલિસ્ટ ફૂલફિલ થાય, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ જ્યાં હમણાં કીધું બજેટ, લોકેશન, પ્લાનિંગ. હમણાં છેલ્લે કોઈ મારા મને એક બુકિંગ ના થયું કેમ કે એ જે મેડમ હતા એમને L શેપ પ્લેટફોર્મ જોઈતું હતું, મારે નહોતું, તો બુકિંગ ના થયું. યુ ની સચ અ સ્મોલ થિંગ. સો બધા મેક્સિમમ ચેકલિસ્ટ જ્યાં તમારા થાય ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું, જે આપણને મસ્ત રીતે સેટ થતું હોય ત્યાં.
તો કેવું લાગ્યું પોડકાસ્ટ? મજા આવી? અમેઝિંગ લોટ ઓફ ગુડ બ્રેન સ્ટોર્મિંગ. કદાચ એ ખરાબ બોલાઈ ગયું હોય પ્લીઝ એક્સક્યુઝ મી. અને એકચ્યુઅલી અમે 3 જણા પહેલી વખત મળ્યા અને એવું લાગતું નથી કે પહેલી વખત મળ્યા. પણ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ગુડ થિંગ કે આ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી અમારા ત્રણેયની પણ સારી રીતે કદાચ અમે ભટકાયા હોઈએ પણ એટલી વિસ્તારમાં વાત ના થઈએ. ગોટ ટુ નો Frequency જાણવા મળી. અને બધાની માઇન્ડસેટ પણ ઘણું અલાઇન થયું, વિચ ઓલ્સો મીન્સ કે બધા ડેવલપર જે આ શહેરના વિકાસમાં સંકળાયેલા છે બધા એક જ દિશામાં વિચારી રહ્યા છે, જેનાથી હજી મોટો પેલો સિક્કો વાગે છે કે આ શહેરની પ્રગતિ નક્કી છે. બરાબર, આ તો ખૂબ મજા આવી અને તમારી જોડે પણ વાત કરીને ખૂબ મજા આવી હે ને. ના એટલે મારે જે પણ પ્રશ્નોનું જોઈતું હતું કે જે તમે બહુ સારી રીતે સમજાવી, જયારે પણ માર્કેટ ડાઉનની વાત કરી, એના પછી કોમનવેલ્થની વાત કરી, જે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ હતી. This is experience. ખ્યાલ આવ્યો. બેસિકલી અમે બધા એક્સપિરિયન્સ ડેવલપર છે, ધેટ્સ વાય આપણે સાચી વસ્તુ ટેબલ પર મૂકી. આમાં કોઈ આપણો ઉદ્દેશ્ય એવો હોતો નહીં કે કંઈક માર્કેટ કરવું છે. ધીસ ઇઝ રિયલ ટોક. ઇટ વોઝ કેમ ફ્રોમ ઇનસાઇડ. કોઈ સ્ક્રિપ્ટેડ નથી, બટ ધેટ ઇઝ બીકોઝ વી હેવ એક્સપિરિયન્સ, વી હેવ સીન ધ માર્કેટ અને આપણે વિચારી શકીએ છીએ કે આગળના 20 વર્ષ કેવા રહેવાના છે. થેન્ક યુ સો મચ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઇટ વોઝ નાઇસ. નેક્સ્ટ આપણે પોડકાસ્ટ કરીએ ત્યારે એઆઈ ઉપર વાત કરીએ એવું વિચારીએ. શું કેવું? આપણો સાંભળી ગયો લાગે છે. અમે ત્રણે